बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर होगी? जी तो जनाब, हाउ एवरीथिंग? लाहौर वालों ने तो आज बहुत बारिश एंजॉय की। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। लाहौर वालों ने तो बहुत बारिश एंजॉय की है। कराची वालों का मुझे नहीं पता। कराची भी डूब गया। लाहौर अभी डूबा नहीं है, डूबते डूबते बचा है, देखते हैं। लाहौर का हर बार कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बचा ही जाता है। नहीं, लाहौर में सिर्फ दरख्त गिरे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि वो हवा का बड़ा प्रेशर था। बहुत तेज बारिश थी, बहुत ज्यादा तेज। अच्छा जी। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे। ओहो आयशा, मुझे एक तो याद नहीं रहता। चले, मैं कुछ देखता हूँ, अब बताता हूँ अभी। अच्छा जी, हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो ये थी कि एजेंसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने भी कल ही आई थिंक स्टार्ट किया था कि एजेंसी जो है उसको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम लोग फ्रीलांसिंग एजेंसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग को कल को एजेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका क्या स्कोप है, एंड उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है। हम इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। और मैं इसमें आपको आपको मैंने डिफरेंट चीज़ें बताई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एजेंसी बिजनेस जो है वो क्या नीश स्पेसिफिक होना चाहिए, या उसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज ऑफर कर दें। अब नीश स्पेसिफिक से मुराद, नीश स्पेसिफिक की जो एग्जांपल है वो कभी भी ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ एक छोटी सी चीज को पकड़ लें कि सिर्फ फेसबुक ऐड पे एजेंसी बना दी, बनाई उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन आप एड्स पे एजेंसी बना लें जिसमें फेसबुक भी आ जाती है, जिसमें इंस्टाग्राम भी आ जाती है, इसमें बाकी चीजें भी आ जाती हैं। ठीक हो गया? तो फेसबुक के साथ साथ, या आपने अगर वेब की बात की कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट एक नीश है। अब उसमें आप शॉपिफाई भी ऐड कर सकते हैं, वर्डप्रेस भी ऐड कर सकते हैं, या सिर्फ शॉपिफाई या सिर्फ वर्डप्रेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर ईमेल मार्केटिंग पे आप सेपरेटली एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करके भी एजेंसी क्रिएट करने हैं, लेकिन वो नी स्पेसिफिक नहीं होगी, फिर वो ऑलराउंडर किस्म की एजेंसी होगी। ज्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप नी स्पेसिफिक में जाएं। उसकी रीजन ये है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, कि आपको आउटरीच करना आसान हो जाता है, आपको क्लाइंट तक पहुंचना आसान हो जाता है, आपको क्लाइंट की जो टारगेटिंग है वो ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि सबसे पहले आपने कोई एक इंडस्ट्री चूज कर लेनी है। ठीक है। अपनी नीश के अंदर आपने एक नीश चूज कर ली कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरी नीश है। ठीक है। उसके बाद आपने एक इंडस्ट्री चूज कर ली कि फॉर एग्जांपल मैंने रियल एस्टेट को या रेस्टोरेंट्स को या मैंने क्लोथिंग ब्रांड्स को टारगेट करना है। उसके बाद आपने कोई एक रीजन या कोई एक लोकेशन डिसाइड कर ली। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ फेमस इंडस्ट्रीज के स्टार्ट शेयर किए थे कि कौन कौन सी फेमस इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ आप लोग जा सकते हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है।
ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने करना क्या, आपने सबसे पहले करना है कोई एक अपनी जो नीश है उसको करना है नैरो डाउन। ठीक है, नैरो डाउन मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज कर ली। अब जो नीश है आपकी वो आ गई स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक स्किल थी आपकी एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी एक स्पेसिफिक स्किल थी फॉर एग्जांपल। ये आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। प्लस आपने कर ली लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी आप कोई सी चूज कर सकते हैं। मैं लोकेशन में फॉर एग्जांपल गल्फ ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, गल्फ रीजन आपका वो कहलाता है जिसमें दुबई, सऊदीया, ये कतर, बहरीन, ओमान, ये पूरी साइड आ जाती है। प्लस आपने कोई इंडस्ट्री चूज कर ली। ठीक है, इंडस्ट्री में आपने कहा फॉर एग्जांपल मैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं जो आपके होटल्स होते हैं और इनसे रिलेटेड सारी चीजें, इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं। आपने कहा जी मैं इनको टारगेट करूंगा। ठीक है, अब इनको टारगेट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना, आपने एक रेलिवेंट पोर्टफोलियो निकालना है। रेलिवेंट पोर्टफोलियो। अब देखें, अगर मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को टारगेट करना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं होटल्स को टारगेट करूँ, होटल से क्लाइंट्स लेकर आऊँ, तो मैं होटल से रिलेटेड कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेता हूँ। कोई सा भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पोर्टफोलियो बिल्ड करने का करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू वेबसाइट। वेबसाइट में एसईओ में आप डमी एनालिसिस करके डमी वेबसाइट बना के भी काम चला सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के जहां तक सिनेरियो है, आपको किसी एक बिजनेस के ऊपर बिजनेस ला के दिखाना होता है, तब जाके आपका काम बनता है। ठीक है, तो वो आप किसी भी एक वेबसाइट को, किसी भी एक जो आपका क्लाइंट है उसको आउटरीच करें, उसको कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको पोर्टफोलियो के तरीके पहले ही बताए थे। तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कोई रेलिवेंट पोर्टफोलियो बना लें। ठीक है ना, कोई एक केस स्टडी को, दो केस स्टडी, फ्यू केस स्टडी, जिससे आप कह सकें कुछ डेवलप कर लें केस स्टडी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए। आप ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपने कुछ केस स्टडीज बना ली। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास स्किल है, आपके पास वेबसाइट है, अब आपने टारगेट करना लोगों को। अब आप आउटरीच करोगे कि भाईजान मैं इन चीजों के साथ, इन केस स्टडीज के साथ आप जो है वो अपने क्लाइंट्स जो बाकी दुबई की, फॉर एग्जांपल दुबई में आपको 200 के करीब जगह मिलती हैं, 200 के करीब होटल्स मिलते हैं, आप 200 होटल्स को आउटरीच करोगे कि ये मैंने काम किया रिसेंटली हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बारे में। इफ यू गाइस वांट द सेम, लेट मी नो एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है जी। अब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या, आपकी होनी चाहिए एक अपेयरेंस। ठीक है ना, अपेयरेंस क्या होनी चाहिए कि आपका होना चाहिए एक वेबसाइट प्लस सोशल मीडिया। तमाम बड़े सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपके बिजनेस का, आपका यहाँ पे आप जब भी मैं आपकी बात करूंगा तो इसका मतलब है कि आपके एजेंसी का, आपका बिजनेस का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है ना, इंस्टाग्राम, एक्स, उसके बाद लिंक्डइन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जीएमबी आ गया। जीएमबी बेसिकली गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस के बारे में जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। गूगल माई बिजनेस है कि गूगल के ऊपर आपने अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। ठीक है ना, गूगल के पे आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैं यहाँ लिखूं कि जलाल सन्स नियर मी। ठीक है, मैं जलाल सन्स नियर मी सर्च कर दूं तो मेरे पास सामने सारी लोकेशंस आ गई। ये लोकेशंस कैसे आई हैं, ठीक है ना, ये लोकेशंस कैसे आई हैं, ये जलाल सन्स ईडन गार्डन विलास ये क्यों आया है, जलाल सन्स इजमीर टाउन क्यों आया है। फॉर एग्जांपल मैं जलाल सन्स इजमीर टाउन ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो लोकेशन आ रही है इजमीर टाउन जलाल सन्स की, इसके बारे में जो डिटेल आ रही है, इसकी पिक्चर्स आ रही हैं, इसका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स आ रहे हैं, फोन नंबर आ रहा है। ठीक है, इसका एक चार्ट आ रहा है, इसके बारे में रिव्यूज आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये बेसिकली गूगल माई बिजनेस के अंदर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ सर्च करें गूगल माई बिजनेस। ठीक है ना,
आप गूगल माई बिजनेस को सर्च करेंगे, आपके पास ये प्रोफाइल आ जाएगी जिसके अंदर आप एक जीमेल अकाउंट को यूज करते हुए अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास साइन इन की ऑप्शन आ रही है, आप साइन इन कर लेते हैं तो आप गूगल माई बिजनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑलरेडी एडेड बिजनेस है, ये क्लाइंट्स के हैं जो यहाँ पर ऐड हुए हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे ऐड बिजनेस पे क्लिक करेंगे, अगर ऐड सिंगल बिजनेस इंपोर्ट बिजनेस आप कहते हैं, ऐड सिंगल बिजनेस पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास सारा कुछ आ जाता है, बिजनेस का नेम, बिजनेस की कैटेगरी। आप नेक्स्ट करते जाएंगे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से मैं अगर लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसीज नियर मी, ठीक है, तो अब वो मार्केटिंग एजेंसीज आ जाएंगी, आईटी की दुनिया, ब्लूप्रिंट पिक्सल, वेब परफॉर्मेंस, ब्ला 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 ब्ला। अब इनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आ रही है, ये कैसे आ रही है, ये नंबर, ये डिटेल्स, ठीक है, ये एजेंसी का टाइटल, पिक्चर्स, ये कैसे आ रही है, ये इस तरह से आ रही हैं कि इन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया हुआ गूगल पे। ठीक है ना। तो ये बेसिकली गूगल माई बिजनेस है। एसईओ की क्लास में आपने ये चीज लाजमी पढ़ी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है, तो ये सब कुछ होना जरूरी है, आपकी एक वेबसाइट होनी जरूरी है, आपका एक सोशल मीडिया होना जरूरी है। और सोशल मीडिया इस वजह से जरूरी है क्योंकि क्लाइंट का इस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, मैं इस चीज की तरफ वापस आऊंगा अभी। ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद आपने फोकस करना है ग्रोथ पे, ग्रोथ ऑफ एन एजेंसी। ग्रोथ ऑफ एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजेंसी बनाने का मकसद ही हमारा सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है, रिटेंशन। ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना जो आपके पास बार बार आए। हमेशा वो बिजनेसेस कामयाब होते हैं, ये बात लिख लें, ई कॉमर्स हो, सर्विसेज बिजनेस हो, या कोई और बिजनेस हो, हमेशा वो बिजनेसेस कामयाब होते हैं जिनके अंदर रिटेंशन रेट ज्यादा है, जिनके अंदर कस्टमर्स का रिटेंशन रेट ज्यादा है, कस्टमर बार बार आते हैं, बार बार खरीदते हैं। हमेशा वही बिजनेसेस कामयाब होते हैं और ज्यादा देर तक चलते हैं। ठीक है, ये सब फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा मसला मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि फ्रीलांसिंग बिगेस्ट इशू रिटेंशन है। ठीक है, आपको सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ती है। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये लाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपने क्लाइंट के साथ डील किया। ठीक है, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसको आपने एक तो दी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है आपके नजदीक, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, मुझे बताएं। क्वालिटी ऑफ वर्क में अगर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या है आपके नजदीक, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है? बताएं बताएं। देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क ये है कि आपने क्लाइंट के मुताबिक, क्लाइंट के डिमांड और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने क्लाइंट को डिलीवर किया, नंबर वन। आपने क्लाइंट को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिलीवर किया, जो क्लाइंट की आपसे बात हुई थी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। जो बात आपने एक बार कमिट कर ली है क्लाइंट से, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते। नाउ यू हैव टू डिलीवर, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माइल क्या है कि अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि जनाब ये काम इस तरह नहीं, मुझे अब इस तरह चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर आपकी थोड़ी आपको हेक्टिक भी लग रहा है, आपको लग रहा है यार इसने एक एडिशनल काम डिमांड कर दिया, अगर तो वो ऑब्वियसली एडिशनल काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। लेकिन अगर वो एक नॉमिनल सा काम है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे और क्लाइंट को ये जताएंगे कि वी डिड इट जस्ट बिकॉज टू मेक यू अ क्लाइंट फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। मैं आपको ए- एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आया है और आपने उसको बेहतरीन काम करके दिया, वो क्लाइंट आपके पास से कहीं नहीं जाने लगा, उसको एक्स्ट्रा पैसा सस्ता भी काम कोई ऑफर कर रहा होगा वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं भी आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, मैं एक मिनट आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। तो आपको अगर एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ रहा है तो आप उस क्लाइंट को एक्वायर और लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए करें, नंबर वन। नंबर टू चीज जो इसमें रिक्वायर्ड होती है वो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क ये चीज है कि आपने क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट रखना है अपने प्रोसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई टेक्निकल मसला आ गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने आज प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, आज पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का दिल किया इंटरनेट बंद कर देना है। ठीक है, आपका इंटरनेट का डाउनफॉल आ गया, आप प्रोग्रेस नहीं कर सके, आप काम डिलीवर नहीं कर सके। अब बजाय इसके कि आप क्लाइंट के साथ कुछ
जैसे कहते हैं ना, गोलियां करें क्लाइंट के साथ, कोई फिल्म चलाने की कोशिश करें, क्लाइंट को डॉज करने की कोशिश करें। आप क्लाइंट को क्लियरली बोल दें कि सर ये वाला मसला है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट इतने दिन डिले हो जाएगा, ठीक है ना। हम लेकिन हम उसको कोप अप इस तरह से करेंगे, जो भी आपके मामला था आप उसको सेटल डाउन करें, ठीक है। अगर ये तो मैं आप लोगों को एज इंडिविजुअल फ्रीलांसर भी कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला पेश आ गया कि अब आप काम नहीं कर सकते, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट रखो, उसको बताओ कि यार ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे, इसके लिए मुझे इतने दिन और रिक्वायर्ड होंगे। ऑनेस्टली क्लाइंट माइंड नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन हो। क्लाइंट माइंड नहीं करता, क्लाइंट कहता है ठीक है हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको, हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप दो नंबरी करोगे, पकड़े जाओगे, मैं से लिखवा लो, आप लोग पकड़े जाओगे। एक बार दो नंबरी करोगे, दो बार दो नंबरी करोगे, क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपसे। यही वजह है, दिस इज द रीजन कि अक्सर आपने सुनने को मिला होगा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो क्लाइंट जो है ना वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर के साथ काम करने को रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी? इस वजह से नहीं रेडी। नंबर थर्ड चीज है गुड प्राइसिंग। आपकी प्राइसिंग जो है ना उसके पीछे कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए कि आपने प्राइसिंग कहाँ क्यों अडॉप्ट की है, ये प्राइसिंग आप ऐसा क्या प्रोवाइड कर रही। ये नहीं करना कि एक क्लाइंट आया उससे $1000 ले लिए, अगला क्लाइंट थोड़ा कंजूस था उससे $500 ले लिए, उससे अगले क्लाइंट से सेम काम करने के $2000 ले लिए। ये वाली मेंटालिटी है ना, ठग मेंटालिटी, कि जिससे जितना मिल रहा है लेते जाओ, नहीं, दैट इज रॉन्ग थिंग। ये आपके बिजनेस को अल्टीमेटली लॉस पहुंचाएगी। आप एक स्टैंडर्ड ऑफ प्राइसिंग सेट कर लें, और उसके पीछे आपकी रीजनिंग होनी चाहिए कि हमारा इतनी एक्सपर्टीज है, हम इस तरह से काम करते हैं, दैट इज वाई हम जो है ना इसको आपसे इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने क्लाइंट के साथ तो इस तरह से चलना है, बड़े अच्छे प्यारे तरीके से, बड़े मीठे मीठे तरीके से आपने क्लाइंट के साथ चलना है। अब मुझे एक बात बताएं, ये क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता होता हूँ। इमेजिन करें कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है। इमेजिन करें कि यू गाइस आर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। क्लाइंट आपके पास आया, और क्लाइंट ने आके आपको कहा, क्लाइंट ने आपको आके ये बात कही कि यार मैं मेरे पास एड बजट के तो पैसे हैं, मैं $1000 $2000 $5000 एड पे लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको पे करने के मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं आपके साथ नहीं चल सकता। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? आपको जो पे कर रहे हैं ना पैसे, जो एजेंसी की फी है, मैं वो नहीं पे कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक एजेंसी $5000 की एक महीने की ऐड चलाने का $800 चार्ज कर रही है। क्लाइंट कहता है कि मैं $800 नहीं पे कर सकता। आप लोग क्या करेंगे? या चले मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंट कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपका एक पुराना क्लाइंट था, ठीक है, जो आपके साथ 5-6 महीने से काम कर रहा था, ठीक है। मैं ये सिनेरियो वो दे रहा हूँ जो रियल टाइम सिनेरियोज हैं, ऐसा होता है। 5-6 महीने से आपके साथ काम कर रहा था, उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि यार मेरे पास आपको देने के लिए मजीद पैसे नहीं है, ठीक है, मुझे मैं आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी $1000 की जो फी है मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो ना इन हाउस कर लूँ मार्केटिंग, या मैं खुद ही से देख लूँ, या मैं किसी ना न्यू फ्रीलांसर को हायर करवा के सस्ते में करवा लूँ। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? इन दोनों बातों का सेम जवाब होगा, क्या रिस्पॉन्स आपका? नहीं, ये लाजमी नहीं कि पाकिस्तानी क्लाइंट की मेंटेलिटी हो, पाकिस्तानी क्लाइंट्स की तो बड़ी बड़ी जी मेंटेलिटी होती है। इंटरनेशनल कंपनीज भी ये हरकतें करती हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। इसीलिए तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रश लगा हुआ है। आप लोग जब न्यूबी के तौर पे जाओगे ना, आपको तब पता लगेगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कंपनीज आपसे काम करवा रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको एजेंसीज भी $1000 में अगर पड़ रही है, तो वो कहते हैं कि $100 में किसी फ्रीलांसर से करवा लो, $200 में किसी फ्रीलांसर से करा लो। उमेर कह रहे हैं आई विल डू इट फ्री। क्यों भाई? फ्री क्यों करेंगे? मतलब वाई? फ्री करने के पीछे क्यों, क्या रीजन है? कैसे कन्विंस करेंगे? कैसे करेंगे बताएं? मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा चार्जर लगा दूं। इधर आप लोग सोचें।
ठीक है। ठीक है, ओके। बिल्कुल ठीक है, सस्ते में काम अच्छा नहीं होता, ये उनको कन्विंस करेंगे, उनको एजेंसी के बेनिफिट बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर भी नहीं मानता वो बंदा, फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूं ना वो आपके साथ नहीं चल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल जीरो, जीरो फंड पर हूं। साबिर ने कहा कि हम उनको कहेंगे कि सर अपना जो एड स्पेंड है वो कम कर दो, और हम आपको जो है ना वो पे करेंगे, और आप हमें बल्कि पे कर दो, अपना एड स्पेंड कम कर दो, हम आपको अच्छा आरओआई ला देंगे, ठीक है, ओके। कहा जा सकता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। लेकिन क्लाइंट को इसमें लगेगा ये कि आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं, हालांकि क्लाइंट इसमें सिर्फ अपना सोच रहा है, लेकिन उसको ये लगेगा। यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे एक चीज आती है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। यहाँ पे एक चीज आती है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मैं बताता हूँ आप, परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये कहती है कि आप करो ये, आप क्लाइंट को कमीशन बेस पे ले आओ। आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी मार्केटिंग पे और क्लाइंट की प्रोडक्ट पे, पहले आपने क्लाइंट से प्रोडक्ट पूछी, क्लाइंट किस रीजन में काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, आप क्लाइंट को ले आओ अपने साथ कमीशन बेस पे। आप कहो कि ठीक है ना, आप कहो कि मैं पर प्रोडक्ट या पर सर्विस सेल पे पैसे चार्ज करूंगा आपसे। देखो उसको पैसे आ रहे हैं ना, जब उसकी सेल होगी, उसकी टी शर्ट बिक रही है, आप हर टी शर्ट, $15 की टी शर्ट है, आपको हर टी शर्ट के ऊपर $1 $2 मेरा, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया था, ऐसा ने सही आंसर दिया था, ठीक है। उसको बेसिकली बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, हाउ आई विल परफॉर्म, पे मी एज यू वांट, ठीक है। ये स्लाइटली रिस्की तो है, लेकिन इसके अंदर आप बिजनेस पार्टनर्स बना रहे हैं, ये देख लें, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम टाइम, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट करें कि 1 ईयर तक हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, एज वी परफॉर्म एज यू पे, जैसे जैसे हम आपको सेल ला के देते रहेंगे, आप हम पे करते रहे। अब हाँ, आप बिजनेस पार्टनर बन जाए, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पार लगाने की। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई एक बंदा, एक क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जिसके साथ आप साल के अंदर अच्छा खासा तगड़ा रेवेन्यू कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लाइंट से ये तय करते हैं कि हम हमारा वैसे हम $1000 पर मंथ चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे सिर्फ $200 पर मंथ चार्ज करेंगे, प्लस 5% प्रोडक्ट प्रॉफिट जो है ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू आवर कैंपेन, हमारी कैंपेन से जितनी प्रोडक्ट सेल होंगी उसका 5% हम रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें आप टारगेट किन को कर सकते हो, किन को आउटरीच कर सकते हो, किन को, हाँ इक्विटी पे, इक्विटी नहीं मिल लेता, नहीं 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 नहीं, ये बात याद रखनी है। कभी भी कोई क्लाइंट इसमें आपको इक्विटी नहीं देगा, आपका पैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे है सिर्फ। आप हाउ यू परफॉर्म, जिस जब तक सेल आप ला के लेते रहेंगे, तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ईमान दादजी नहीं, ईमान गाजी होगा, गाजी, ईमान गाजी। अच्छा, खैर, तब तक आपकी लाके देते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत साल पुरानी है, ठीक है, ये कोई आजकल की स्ट्रैटेजी नहीं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वे ओल्ड, ठीक है। ये जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जिस्ट भी नहीं, जब सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग तब से आ रही है, ठीक है ना। तब उसका नाम डिफरेंट था, अब उसका नाम और तरह से रख दिया गया, ठीक है। अब इसमें आप किनको टारगेट कर सकते हैं, यू कैन टारगेट स्टार्टअप्स, आप स्टार्टअप्स को आउटरीच करें, स्टार्टअप्स को टारगेट करेंगे, स्टार्टअप्स तक पहुंचे, यू कैन टारगेट स्टार्टअप्स, जिन स्टार्टअप्स का बजट कम होता है ना, लेस बजट होता है, तो आप स्टार्टअप्स को जाएंगे, पिच करेंगे, उनको कहेंगे भाई इतने पैसे में तुम्हारा इतना काम कर देंगे, ठीक है ना। गॉट इट, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई आप लोगों को। ये वो स्ट्रैटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम करना चाह रहे हैं, गूगल एड्स के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी जिसको आप लेके अपना रेवेन्यू भी बूस्ट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे को आप, अपने कुछ क्लाइंट्स का बताता हूँ, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम 25,000 दिरहम,
ठीक है। अब एक सऊदीया में क्लाइंट है, उसका 25,000 रियाल, सॉरी 25,000 रियाल की प्रोडक्ट उसकी सेल हो रही है। एक दुबई का क्लाइंट है, वो 50,000 दिरहम के आसपास उसकी सेल ला रहे हैं। अब 50,000 दिरहम की सेल में अगर आपका 5% या 2% भी कमीशन है, ठीक है, तो आप 2 से 3 हजार दिरहम आराम से उससे उठा रहे हैं। बात समझ आ रही है? और ये कोई बड़ी स्काई रॉकेट सेल नहीं है, ये हमारे नजदीक अभी भी कम ROI हम उसको दे रहे हैं। हम उसका 5,000 6,000 दिरहम की एड पे 50 से 60 हजार दिरहम की सेल ला के दे रहे हैं, तकरीबन 10 का ROI चल रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, मैं बताता हूँ अभी आगे, मैं आगे सब जाके बताता हूँ। वेट वेट अ मिनट जिशान, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आगे चल के इसके बारे में बताता हूँ। कैसे टारगेट टारगेट कैसे करना है ये मैं भी आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ आप लोगों की बेस सेट कर रहा हूँ। टारगेटिंग पे, आउटरीच पे मैं भी आता हूँ। ये आउटरीच के थ्रू हम टारगेट करेंगे। मैं जब भी टारगेटिंग की बात कर रहा हूँ, ये मैं आउटरीच की बात कर रहा हूँ। हम क्लाइंट तक अप्रोच करेंगे। क्लाइंट हमारे तक नहीं आएगा, हम क्लाइंट तक अप्रोच करेंगे। ठीक है ना? अभी मैं आपकी बेसिक सेट कर रहा हूँ कि एक एजेंसी के अंदर किस तरह से काम चल रहे होते हैं, और ये सारे की सारी वो बातें हैं जो प्रैक्टिकली इस वक्त हो रही हैं। मतलब मैं उस प्रोसेस में हूँ, जो एजेंसीज अभी स्टार्टअप में चल रही हैं वो उस प्रोसेस के अंदर है। ये सारी वो खिचड़ी है जो एक एजेंसी पका रही होती है। तो वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक तो आपने अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना है, क्वालिटी वर्क देना है, रिटेंशन पे फोकस रखना है। कि आपके पास अगर एक क्लाइंट आ गया, जब तक उस क्लाइंट का जूस नहीं निकाल लेते, ठीक है ना, ये मैं मजाक में बात कर रहा हूँ जूस निकालने वाली, लेकिन जब तक उस क्लाइंट को तो आप लॉन्ग टर्म नहीं लेके चलते, जब तक वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल नहीं लेता, आपने उसको नहीं छोड़ना। ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपने रहना है। देखें, एक सिंपल सी बात है, आपका क्लाइंट बड़ा होगा, आप भी बड़े होते जाएंगे। आप अपने क्लाइंट को मिलियंस ऑफ डॉलर की, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की सेल ला के देते रहेंगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर की या मिलियंस की सेल ला के देते रहेंगे, आपका कमीशन भी उसी तरह से, आप अपने भी सर्विस चार्ज उसी तरह से इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सपेंस डिवीजन की तरह बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो क्या रिक्वायर्ड होता है? अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें क्या चीजें हमें जरूरी हैं? इन्वेस्टमेंट हो गई, उसका एक्सपेंस डिवीजन हो गया, ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। मैं पार्टनरशिप को पहले बता दूं कि क्यों बेहतर समझता हूँ। देखें, जब आप एजेंसी चलाते हैं ना, वन ब्रेन इज नॉट इनफ। आप अकेले बैठ के अगर सोच रहे हैं ना, वो इनफ नहीं है। आपके कैलिबर का एक और बंदा होना उस वक्त जरूरी है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप बीमार भी होंगे, आप थकेंगे भी, आपको किसी काम से कहीं इधर उधर भी जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप खुद से लेके चलें, बार बार गिरें, बार बार उठें, ये कहने में तो आसान है लेकिन ये करने में प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। ठीक है? या तो आपके पास इतना पैसा है कि आप एक स्ट्रांग टीम हायर करें, अपने नीचे एक अच्छा मैनेजर हायर करें जिसको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह दें, और वो फिर आपकी चीजों को आपके बिहाफ पे मैनेज करे। अगर इस तरह कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर बेसिक, मैं आप लोगों को वो चीज बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेस से आप लोग एक्चुअली में कर सकते हो, तो आप एक पार्टनरशिप लेके चलो। अच्छा, अब पार्टनर नहीं मिलता, पार्टनर के अपने मसले होते हैं, पार्टनर ढूंढा कैसे जाए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, टाइम फ्रेम कितना होता है पार्टनरशिप का? वो तो आप जितना मर्जी चला लें, वो तो लाइफ टाइम चला लें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? अच्छा, अब पार्टनर्स ढूंढना कैसे है, पार्टनरशिप आपने करनी कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने इस बात से नहीं घबराना कि आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। आपने इस बात से नहीं घबराना कि आपकी लड़ाई हो सकती है, आपकी जो है ना वो एजेंसी को लॉस हो सकता है। आपने इस बात से नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होगा। ये मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, तयशुदा बात है कि इट विल हैपन, या इट विल गोना हैपन। ऐसा होगा। आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी। अगर आपकी लड़ाइयाँ नहीं हो रही ना, तो फिर आप दोनों समझे बहुत ही मीठे किस्म के इंसान हैं। ठीक है ना? वो आपकी लड़ाइयाँ होंगी, आपकी नोक झोंक होगी, लेकिन उसको सॉर्ट करना है। पार्टनर है वो, आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है ना? भाई नहीं है वो, या वो जो कराची में चलता है सारा सीन। ठीक है ना? वो ये नहीं करना कि आपने उसकी बोरी तैयार करवा देनी है। यू हैव टू डिस्कस द मैटर। उसको टेबल पर रखें, मैटर को डिस्कस करें, और उसके बाद डिसीजन अथॉरिटी बनाएं उसकी। ठीक है ना? अच्छा, अब ये कहाँ से मिल सकता पार्टनर? देखें, इमीडिएट जो चीज है ना, जो दुनिया के अंदर एक रिसर्च बेस में चीज आपको बता रहा हूँ। दुनिया में जितनी भी कंपनीज बनी है ना, बड़ी बड़ी, आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, आप फेसबुक की, मेटा की एग्जांपल ले लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले लें, आप कार कंपनीज की एग्जांपल ले लें, ठीक है, आप स्पेस में जाने वाली कंपनीज की एग्जांपल ले लें, ठीक है,
आप बड़ी बड़े जो टेक स्टार्टअप्स हैं आप उनकी एग्जांपल ले लें, आपको हर स्टार्टअप के पीछे पार्टनर्स नजर आएंगे। इंडिया के अंदर अगर आप इंडियन बिजनेसेस को फॉलो करते हैं, शार्क टैंक और इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप जरा देखेंगे कि जितने लोग हैं पार्टनर्स के साथ जा रहे हैं। अश्नील ग्रोवर का भारत पे था, पार्टनर के साथ मिलकर स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके अलावा बोट था, बोट जो हेडफोन कंपनी है उसकी, वो पार्टनरशिप पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। दो दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया। इसी तरह से आपके पास जो आपका वो लेंस कार्ट है, वो उस तरह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्टार्टअप्स में दोस्त इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे बेहतरीन अगर एक स्टडी रिवील करती है कि आपका इनिशियल टाइम का कोई फ्रेंड है, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है जिसके साथ आपको लगता है कि यार ये वो बंदा है जिसके साथ में, ये नहीं करना कि मजबूरी में आपने अभी कॉलेज फ्रेंड को उठा लेना, नहीं। अगर आपके उसके साथ बनती है, और बनती हर मामले में है, दुनियावी मामलों में भी, और मतलब बिजनेस के मामलों में भी, और अदर लाइफ में भी, फन लाइफ में भी आपके उसके साथ बन रही है, तो देन यू कैन गो विद दैट पर्सन। और आप लोगों के इंटरेस्ट भी सेम है। आप अपना कोई दोस्त ढूंढ रहे हैं, वो कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, वो कोई मोहल्ले का दोस्त हो सकता है। ट्राई टू फाइंड पीपल इन योर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि वो आपकी एज ग्रुप के होते हैं, आपकी जनरेशन के होते हैं, आपकी तरह का माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं, ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, मतलब ये तो एक चीज होगी। नंबर टू, रिलेटिव में ना चाहिएगा। रिलेटिव में हमेशा लड़ाइयाँ ही होती हैं, ठीक है ना। वो मेरे पास भी कोई केस स्टडी नहीं मैं आपको बताऊं कि फलां की रिलेटिव के अंदर पार्टनरशिप और सही रही। नंबर टू ये है कि आप जैसे अब अभी आप लोग आईडीएम में है, ठीक है ना। आईडीएम के अंदर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। आईडीएम के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त स्टार्टअप्स लेके चल रहे हैं, अपने छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेके चल रहे हैं, और वो आईडीएम के स्टूडेंट आपस में लेके चल रहे हैं। लेकिन वहां पे भी हमें लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा शायद आईडीएम ने पहले चीजें कुछ ना रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखी हुई है कि कल को अगर आपको कोई मसला होता है तो आईडीएम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज आपने अपने बेहाफ पे ये काम करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपने चेक करना है कि अब आपको पार्टनर कहाँ से मिल सकता है। कोवर्किंग स्पेसेस हैं, उधर ज्वाइन करें। वहां पे कोई बंदा अगर आपको मिल जाता है, अब उस बंदे के बैकग्राउंड नहीं आपको पता, लेकिन जो दोस्त होगा उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा, ये रहता कहाँ पे है, ये करता क्या है, पहले इसने क्या किया हुआ है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई बंदा है जो आपको लग रहा है कि यार मेरी तरह के कैलिबर का बंदा है, कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई बंदा खुद खुद से ढूंढना पड़ेगा। नंबर सेकंड पे ना पार्टनरशिप में आ जाता है इन्वेस्टर। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है, थोड़ा बहुत पैसा लगाने को रेडी है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। लेकिन इन्वेस्टर वाला मसला ये है कि जिसने पैसा लगाया होता है ना, वो आपके सर पे चढ़ के नाचेगा, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, जितने पैसे आप डाल रहे हो उतना कोई और डाल रहा है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर आ जाता है ना बीच में, तो समझिए कि वो आपके सर पे चढ़ के नाचने वाली बात है। ठीक हो गया। तो नंबर वन चीज इसमें यह है कि आपने ट्रस्ट वर्दी बंदे को चूज करना है। अब ये आपकी हेडेक है कि आपने कैसे चूज करना है, ठीक है ना। ट्रस्ट वर्दी बंदा मिल गया आपको, ठीक है। आपको ट्रस्ट वर्दी का मतलब ये है कि आपको कम से कम उस पर ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये जो डिसीजन लेगा ना, वो उतने घटिया नहीं हो सकते। देखो गलत कुछ भी हो सकता है, गलत कुछ भी हो सकता है। कंपनी में 100% कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी गलत हो सकता है। कोई भी डिसीजन आपका भी गलत हो सकता है, आपके पार्टनर का भी गलत हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट ये होना चाहिए कि यार चलो इसने बदनीयती के साथ ये काम नहीं किया, इतना ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। स्टार प्लस का ड्रामे वाला सीन नहीं होना चाहिए। नंबर टू, चूज अ चूज वन पर्सन एज अ डिसीजन अथॉरिटी। देखें, आपको माइक्रोसॉफ्ट के बाकी फाउंडर्स के बारे में क्यों नहीं पता? वाई बिल गेट्स? आपको स्टीव जॉब के बारे में क्यों पता है? एप्पल के बाकी फाउंडर्स कहाँ गए? आपको मार्क जकरबर्ग के बारे में पता है, मेटा का जो सीईओ है, आपको उसके बाकी पार्टनर्स का क्यों नहीं पता? क्योंकि ये लोगों इन लोगों का आइडिया था। ये लोग डिसीजन अथॉरिटी हैं, ये लोग सीईओज हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीईओ। ये लोग सीईओज हैं, ठीक है, ये एग्जेक्टिव ऑफिसर्स हैं। इनका स्टार्टअप था, इनका बेबी था। बाकी लोग कुछ परसेंट के पार्टनरशिप पर आए हुए थे। मेजोरिटी शेयर इन्हीं के पास है, मेजोरिटी आइडिया इन्हीं का ही है, मेजोरिटी अथॉरिटी इनकी चलती है। आपने अपने पार्टनर्स को डिसीजन में इन्वॉल्व करना है, उनकी सुननी है, और उस बेस पे एक डिसीजन लेना है। लाजमी नहीं कि आपने हर डिसीजन अपने पार्टनर्स के खिलाफ ही लेना है। इस तरह करेंगे तो एक दिन भी एजेंसी नहीं चलेगी। लेकिन मिल मिला के चीजों को लेके चलना है। बट देयर मस्ट बी वन पर्सन जिसके पास फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर फाइनल अथॉरिटी के बगैर आप एजेंसी लेके चलेंगे, आप लोग हर वक्त लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक बंदा, आप लोग चार पार्टनर हैं, पांच हैं, छह हैं, दो हैं, तीन हैं, एक बंदा आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि यार ही इज द गाय, या मैं वो बंदा हूं जिसके पास फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है।
ठीक है ना, मतलब एक फॉर एग्जांपल आप लोगों का लोगो पे, मैं बहुत छोटी सी बात करूं, आपका लोगो पे इख्तलाफ हो गया, वो कहता है लोगो की कलर स्कीम ये होनी चाहिए, ये कहता है लोगो की कलर स्कीम ये होनी चाहिए। अब आपकी पार्टनरशिप एक दिन भी नहीं चल सकती आप अगर आप बाकी लोगों पर लड़ना शुरू हो गए। ठीक है ना, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और फिर अगर आप लोगों के साथ ये मसला पड़ गया है, ठीक है, तो अब उसमें डिसीजन अथॉरिटी कौन होना चाहिए, उसमें वो डिसीजन अथॉरिटी वो पर्सन होना चाहिए जो उसको लेके चले, जो ऑन करे। यानी कि आप, अगर ये आपका आइडिया और आप पार्टनर्स को साथ मिला रहे हो, तो ये चीज पहले क्लियर कर दो कि मैं फाइनल डिसीजन अथॉरिटी हूँ। और अगर वो बंदे इस बात से एग्री कर रहे हैं तो उसको लेके चलो। ठीक है। सेकंड नंबर इज कि एक कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। अ कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं इज अ मस्ट। ठीक है। स्टैम्प पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में चले जाए, नियर किसी भी कोर्ट में आप चले जाएं, वहां पे या किसी का वकील जानने वाला, आप सिर्फ एक वकील के पास चले जाओ, उसे कि यार हम लोग इस तरह एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, इसको स्टैम्प पेपर कर लें। आपका जितना मर्जी अच्छा दोस्त, आपकी जितनी मर्जी अच्छी इस्लाम दो है, उसको रिटर्न जरूर कर लो। ठीक है, और ये सुन्नत भी है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई कारोबार आप लोग कर रहे हो तो उसको रिटर्न में लेकर आओ, उसको उसको लिखो। ठीक है ना, तो आपने एक स्टैम्प पेपर लाजमी करना है, और उस स्टैम्प पेपर के अंदर आपने क्या बातें लिखनी है। एक आपने इसमें प्रॉफिट शेयरिंग को डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट शेयरिंग। हमारे दरमियान प्रॉफिट कितना कितना होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग कितनी होनी चाहिए, इक्विटी कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, किस बंदे का कितना स्टेक होगा। ठीक है, मेरा 40% पे हूँ, मैं 50% पे हूँ, मैं 60% पे हूँ, ये उसके अंदर मस्ट लिखा हो। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा वकील आपको खुद भी बता देता है उसका टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, उसको लिखना किस तरीके से है। वो बड़ी मुश्किल से उर्दू में लिखते हैं, वो बड़ा अजीब सा फॉर्मेट होता है, वो वही जानते हैं। ठीक है ना, वो आपने एक अच्छा वकील लेकिन अच्छा रखना है, 1000 2000 रुपये वाला वकील नहीं करवाना, को 5 10 हजार रुपये वाला, को अच्छा वकील को जानने वाला हो वो करवा ले। वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा, और जो इस तरह के कामों में डील भी करता हो। ठीक है ना, वो तलाक के मसलों को वाला वकील को उठा के अगर आप ये वाला केस पकड़ा देंगे ना, वो आपका भी बेड़ा गर्क करेगा। तो आपने सिंपल एक स्टैम्प पेपर लेना है जिसमें मजिस्ट्रेट की मोहर लग जाए, आप एक डीड के अंदर आ जाए कि जनाब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग उसके ऊपर आ जाए। ठीक है। नंबर 2, वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग ना नॉर्मली लोग नहीं लिखवाते, ये ऑप्शनल सी चीज है, लेकिन आपने लिखवाना है उसपे कि भाई काम कौन कौन करेगा। ठीक है ना, किस बंदे का क्या काम का क्राइटेरिया है। ठीक है, और उसमें थोड़ी लीनियंसी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं क्लाइंट एक्विजिशन पे काम करूंगा, जब तक हम लोग कोई बंदा हायर नहीं करते तब तक मैं क्लाइंट एक्विजिशन पे काम करूंगा, और ये जो है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने पे काम करेगा। अपने रोल्स आपने डिसाइड कर लेने कि भाई काम करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, आप किसी पार्टनर को लेकर आ रहे हो ना, तो किसी एक्सपर्टीज के बेस पे लेकर आ रहे हो ना, कि यार ये बंदा फलां काम हैंडल कर लेगा, वो जो काम वो हैंडल कर लेगा, उसको मेंशन करना आप लोगों ने। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व कैसे होगी, हम पार्टनरशिप को खत्म कैसे करेंगे, हम किस तरह से। मेरे एक फ्रेंड है अभी, उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप टूटी है अभी। ठीक है ना, अब उन्होंने पार्टनरशिप डिसॉल्व के सारे लॉ लिखे हुए थे कि जो बंदा है हम इतने पे उसको खत्म करेंगे, उसको इतना पे करेंगे, इस तरह से पार्टनरशिप खत्म होगी, कंपनी दोबारा मेरे पास आएगी। ठीक है, क्लाइंट्स मेरे पास रहेंगे, आप जाना चाहते हैं हम आपको इतने पैसे देंगे और कंपनी को खत्म कर देंगे, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, कंपनी का इवन नाम भी चेंज कर लेंगे, कुछ तरह का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। उनकी पार्टनरशिप खत्म हुई, उनके पार्टनर्स की लड़ाई होगी आपस में। अब उनका पार्टनर कहे कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, मेरा 1 करोड़ रुपया पता नहीं बनता। ठीक है, अब जो बातें स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई थी उसके मुताबिक सिर्फ 12 लाख रुपया बनता था। ठीक है, 12 15 लाख रुपया बनता था, वो कहे मेरा करोड़ रुपया बनता। अब ये बात जब कोर्ट तक तो अभी नहीं गई, वकील तक गई, और उनका एक मेंटोर है उन तक गई, तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को जो करोड़ रुपया डिमांड करा था कि भाई कोर्ट जाएगा जलील हो जाएगा, क्योंकि तूने स्टैम्प पे साइन किए हुए हैं। ठीक है ना, तूने स्टैम्प पे बयान हल्फी लिखवाया हुआ है कि इस तरीके से पार्टनरशिप हमारी खत्म होगी, तो जिस तरीके से खत्म होगी उसके मुताबिक तो तेरा 12 लाख रुपया बनता है। तो वो जो मेरा दोस्त था वो बच गया, वरना उसको करोड़ रुपए का टीका लगना था। ठीक है जी। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं चलते होते, आप पैसे देके उसको फौरन भी क्लियर करवा सकते हो, सब कुछ पाकिस्तान में होता है। आप किसी सेशन कोर्ट में केस लगते हैं ना नॉर्मली, तो आप किसी सेशन कोर्ट में अपने वकील, अच्छा वकील हायर करके डिसॉल्व करवा सकते हो ये चीजें। लेकिन अगेन इसमें जो लीगल मैटर्स हैं वो तो वकील आपको अच्छी तरह से गाइड कर देगा, लेकिन आप कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोग कोर्ट ना जाए। एक बार कोर्ट चले गए ना तो आप लोगों का काम गया तेल लेने,
ठीक है ना, जो आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ ना उसके मुताबिक खत्म कर दें बात। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप हमारी इस तरह से खत्म होगी कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, डेथ हो जाती है हमें से किसी की, तो हम क्या करेंगे, उसकी बंदे की फैमिली को क्या मिलेगा। या कल को हम अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास 60% शेयर है एजेंसी का, मैं सीईओ हूँ, मैं ऑनर हूँ, तो मैं इसको किस तरह से अपनी एजेंसी से, अगर ये खत्म करना चाह रहा है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम किस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे, मैं कितने पैसे इसको पे करूंगा, कितने परसेंट पे करूंगा, कितने हमारे क्लाइंट्स होंगे, क्या हम क्लाइंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे या किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने वहां पे डिस्कस करनी है। इसके टेम्पलेट वकील के पास पड़े होते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हैं तो उसमें किस किस तरह से आप उस बातों को लेके चलते हैं। ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें उनके पास पड़ी होती हैं। वो आप किसी अच्छे वकील के पास चले जाओ जो कॉर्पोरेट को डील करता है, इन केसेस को डील करता है कंपनी वगैरह से रिलेटेड। फिर इसके बाद आ जाती है आपके पास इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो तो वो कौन बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। ठीक है ना, और इसका ताल्लुक इससे भी है कि जब ये पार्टनरशिप खत्म होगी तो आप उसको कितना उसके मुतालिक पे करेंगे। तो ये भी आपने अंदर लिखवाना है कि भाई कितना आप उसको पे कर सकते हैं उस बंदे को। ठीक है ना, ये आपके पास है फर्स्ट लेवल, आपने यहाँ तक काम करना है। ये सिंपल एक स्टैम्प पेपर करवा लें, इसमें कोई बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में जाने की जरूरत नहीं। ये चीजें बेसिकली आप दोनों के दरमियान क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कोई बात हिडन नहीं रखनी, उनको कहे यार अगर कल को ये मसला हुआ तो क्या हम करेंगे, वो कहेगा ये नहीं ये कर लेते हैं, ओके जी ये इस तरह से कर लेते हैं। आप लोगों ने सारी चीजें डिसाइड करनी है, ठीक है, ताकि आप दोनों के जेहन में हो कि भाई हमने ये काम नहीं करना, और आपने ये भी अहद लेना है कि ये काम हमने एक्चुअल में नहीं करना, ये उल्टा काम हमने नहीं करना। लेकिन ऐसा हो भी जाता है, ये कोई नेचुरल चीज है, लड़ाई हो जाती है, बातें खत्म हो जाती हैं। उसको कल को दुबई से अच्छी ऑफर आ गई, यूके से अच्छी जॉब की ऑफर आ गई, वो कहता है मिस करा एजेंसी को, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो वो पार्टनरशिप कैसे खत्म करनी है, इन्वेस्टमेंट शेयर कैसे वापस होगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने आप पहले डिस्कस कर लेनी है। जब जो इसमें सेकंड लेवल है ना, वो मैं एडवाइस ये करता होता हूँ, आप पहले भी करवा सकते हैं। आपका 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा पाकिस्तान में, अगर आपको वकील अच्छा मिल जाता है, वो भी आपका है कि आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लें। कंपनी को, जो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है पाकिस्तान में, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट, आप उसके मुताबिक रजिस्टर्ड करवा लें। वो भी आपका काम वकील नहीं करना है। लेकिन मेरा मशवरा ये है, सेकंड लेवल पे आप आफ्टर गेटिंग क्लाइंट जाएं। आपको 2-3 क्लाइंट मिले ना, उसके बाद उस लेवल पे चले जाएं। क्लाइंट अभी मिले ना हो, आपने काम शुरू ना किया हो, अब आम इस पे पैसा लगाना शुरू कर देती है, बैंक अकाउंट ओपन करवाओ जी। ठीक है ना, 2 बंदों के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, पहले जाके जनाब एजेंसी की रजिस्ट्रेशन हो रही है, पैसा उड़ रहा है, ये वकीलों को दिया जा रहा है, आपका लाख सवा लाख यहीं पे लग गया। भाई मेरे, पहले क्लाइंट तो ले आओ। आप ये सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट करवाओ स्टैम्प पेपर पे, 300 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। उसके बाद आप लोग कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लो। ठीक है, वो रजिस्टर्ड कंपनी भी डिसॉल्व होने के तरीके होते हैं, वो वकील आपको एक अच्छा वकील गाइड कर देगा। मैं यहाँ पे वो चीजें इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहा, वो फिर बहुत लंबी बात चल पड़ेगी, वो फिर आप लोगों ने उसके क्लॉज पूछना शुरू कर देना है, फिर उसकी फीस पूछेंगे। कोई आपके आसपास अगर कोई भी जानने वाला वकील नहीं ना है, चुप करके कोर्ट जाओ, वहां पे देखो कॉर्पोरेट वकील कौन कौन से हैं, किसी से पूछ लो क्या ये बंदा है कोई कंपनियां में ज्यादा डील करता है, ठीक है, आपके आसपास जो भी सिविल कोर्ट है वहां चले जाओ और वहां पे आपको वो बंदा मिल जाएगा। ठीक है ना, वो 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास उनकी फी होती है, डिपेंडिंग ऑन कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो लेके चल रहा है, कितना का अच्छा वकील है। ठीक है, इस तरह से उनकी फीस होती है। रजिस्ट्रेशन की वो आपको लीगल फी बता देते हैं, सारी कॉस्ट वगैरह बता देते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। लेकिन उसके अगेंस्ट आपका एनटीएन नंबर फिर जनरेट होता है, आप टैक्स नेट के अंदर आते हो जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हो। ठीक है, आपका एक एनटीएन नंबर जनरेट होता है, आप टैक्स नेट के अंदर आ जाते हो। तो ये काम तब करो जब क्लाइंट आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं इस वजह से इसको सेकंड लेवल लिखा है कि आफ्टर गेटिंग क्लाइंट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कंपनी को। ठीक है ना, आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ठीक है, और अगर उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपके पास माशाल्लाह से 4-5 हज़ार डॉलर, 6 हज़ार डॉलर की इनकम आना शुरू होगी है पर मंथ पे, उसके बाद आप लोग चुप करके यूएई में वर्चुअल कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो। ठीक है, वर्चुअल भी करवा सकते हो, फिजिकल भी करवा सकते हो। ठीक है ना, आजकल दुबई ने नोमैड वीजा जो ओपन किया हुआ है, वो इस बेस पे ओपन किया है कि अगर आपकी एजेंसी 5,000 डॉलर, मेरे ख्याल से 4,000 डॉलर प्लस है, 4,000+ डॉलर अर्निंग कर रही है पर मंथ, तो आप दुबई में आके वर्चुअल उसको रजिस्टर्ड करवाओ कंपनी को, अपनी दुबई की एलसी ओपन करवाओ, दुबई के अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, और वहां पे आप अपने पैसे को रखो, वहां से ट्रांजेक्शन करो। दुबई आपसे पहले 2 साल आई थिंक कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है ना, तो ये भी तरीका किया जाता है, ये उससे नेक्स्ट लेवल है ये, इससे भी नेक्स्ट लेवल पे बात आपने लेके जानी है। ठीक है, पहले से ये हरकतें नहीं करना शुरू कर देनी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले पेपॉल बनाने बैठ जाते हैं ना, वो $800 में पेपॉल बन रहा है, वो बेहतरीन सर यूएस में हमारी एलसी ओपन हो रही है। ओ भाई पहले कमा तो लो,
चार चार क्लाइंट लाओगे ना, अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म क्लाइंट अगर लेकर आओगे, लग समझ जाएगी एजेंसी के हवाले से लेकर आओगे, फिर इन कामों की तरफ चले जाओ, फिर आप वो उन पैसों का बीइंग इन्वेस्टमेंट यूज करो, लेके चलो, ठीक है ना। बजाय इसके कि अभी चार क्लाइंट से हैंडल नहीं किया, चार पांच क्लाइंट्स के साथ डील नहीं किया, आप पेपॉल भी ओपन करवा रहे हो, आप वर्चुअल कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा रहे हो, आप पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हो, बाद में आपके पार्टनर्स की आपस में लड़ाई होगी, चलो जी सब कुछ आपका पैसा गया। ये हुआ हुआ है, ये रियलिटी में हुआ हुआ और मेरे सामने हुआ हुआ, मेरे एज ग्रुप के लोगों के साथ भी ये हरकत तो ये हुई है। मेरे से बाद वाले लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और इन लोगों बच्चों को भी मैंने देखा है, इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि वो फैंसी उनको लग रहा होता है ना कि ब्रो हमने तो बड़ा, वो रिश्तेदारों को बताना होता है, बड़ा मजा आता है डिस्कस करने में कि हमने तो जनाब एलसी ओपन करवा ली, अब हम बड़ा अच्छा बिजनेस करने लगे हैं, पापा से हमने 2 लाख रुपीज ले लिए हैं। वो फिर 2 लाख रुपीज पापा जूती उतार लेते हैं और आपसे पूरा करते हैं, ठीक है जी। यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो भी पार्टनर मिला है, मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म भी मैंने की है बड़े अच्छे टर्म्स में खत्म। मैं आज भी उन लोगों से मिलता हूँ, हम गप्पे मारते हैं, बड़ी अच्छी बातचीत है हमारी, हमने बड़े अच्छे टर्म से बातें खत्म भी की हैं। और अभी भी जो बंदा मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैं काम को लेकर चाह रहा हूँ, ही इज द बेस्ट डूड इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। बड़ा मजेदार काम है हमारा, हम दोनों की मेंटालिटी मैच करती है, हम दोनों हर मामले में जो है ना, अल्लाह नजर बद से बचाए, ठीक है ना। तो ये सब लोग माशाल्लाह कह दो, ये पता लगे काली मिनट में लड़ाई हो जाए, ठीक, ठीक है। इज नॉट अ फेमस पर्सन, कोई फेमस पर्सन नहीं है, टेक्निकल लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और मेरे दोस्त का कॉलेज का बेसिकली बडी है मेरा। तो टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, ठीक है। और एड्स के अंदर जैसे कहते हैं ना, एक किस्म का ग्राफिक्स और एड के अंदर ना वो बंदा पावा है, मतलब एक किस्म का उसका, उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। इवन मैं भी कई चीज़ों में उससे डिस्कशन हेल्प ले रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अ गुड गाय, और मेरी उसके साथ अच्छी बन रही है, हम एक अच्छे से ऐसे से काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट रियल टाइम में चाहिए क्या होती है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या चाहिए होती है, हमने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से लेके चलना होता है। देखें, इन्वेस्टमेंट में ना मैं आपको दो तीन कॉस्ट डिस्कस करता हूँ जो हमें आती है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। सबसे पहले है टूल कॉस्ट। आपको एजेंसी के लिए कुछ टूल्स लेने पड़ेंगे, कुछ टूल्स आपको इनिशियली चाहिए होंगे जो पेड होंगे, ठीक है, और उन पे आप कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है। उसके अंदर क्या क्या टूल्स हो सकते हैं मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, ये कम भी कर सकते हैं आप लोग, ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ टेंटेटिव बता रहा हूँ जो कॉस्ट आती हैं। उसमें अपवर्क की कनेक्ट्स आ जाती हैं, उसमें लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर आ जाता है, ठीक है। प्लस अगर आप उसके साथ अपोलो को यूज कर रहे हो वो आ जाता है, ठीक है। इसका मैं आपको अगर रैंडम एस्टिमेट भी दूं ना, बहुत मिनिमम, ये वैसे होता है इससे ज्यादा है, लेकिन ये अराउंड अराउंड 80 to 100 के आराम से आपका इन चीजों पे लगता है। मिनिमम भी मैं कहूँ ना, मिनिमम मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक एक वो अमाउंट इस पे आप एक एजेंसी को किक स्टार्ट कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं, वो ये अमाउंट रिक्वायर्ड होती है टूल्स के लिए, बेसिक टूल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वो टूल्स है, अब अपवर्क की कनेक्शन है, ये आप ग्रुप बाय में नहीं बाय कर सकते, लिंक्डइन से नेविगेटर नहीं आप बाय कर सकते, अपोलो नहीं आप बाय कर सकते, ठीक है। दूसरे नंबर पे चीज है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। डेटा स्क्रैपिंग के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। मैं अभी आगे चल के सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ मिनिमम आपकी 30 से 35 हज़ार रुपया तो कहीं नहीं गया, ये मैं पीकेआर में बता रहा हूँ, मैं डॉलर्स में नहीं भी बता रहा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल कॉस्ट है, वो आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, वो है गूगल एड्स चलाना। बहुत से लोग एजेंसी के लिए गूगल एड्स चलाते हैं, जैसे किसी ने यूएस के अंदर सर्च किया बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी फॉर रियल स्टेट, इस तरह की कीवर्ड सर्च किए तो मेरी एड उनको शो होगी। तो बहुत से लोग ये काम करते हैं पाकिस्तान में, बहुत सी एजेंसीज ये काम करती हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव है, गूगल एड्स या लिंक्डइन एड्स, ये अगर आप चला रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव काम है। ये मिनिमम भी आपका इस पर अगर खर्चा लगेगा ना, मिनिमम भी तो $500 से $600 कहीं नहीं गया, $600 कम अज कम पर मंथ, ये कम से कम खर्चा है, लेकिन ये ऑप्शनल है। इनिशियली आप लोगों को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये मेरा आप लोगों से को मशवरा है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इनिशियली इतने बड़ी जगह पे छलांग लगा दोगे ना, तो आप लोग सरवाइव नहीं कर सकोगे। पहले क्लाइंट्स लेकर आओ इन ऊपर वाले तरीकों से, फिर आप नीचे वाला तरीका भी अडॉप्ट कर लो अगर आपका बजट बन रहा है तो, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास अदर टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए होते हैं, वो ग्रुप बाय में भी चल जाते हैं। उसमें आपके पास कैनवा आ जाता है, उसमें आपके पास चैट जीपीटी प्रो आ जाता है आजकल, ठीक है। उसके अंदर आपके पास एनालिसिस के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उसके अंदर एससीएम रश वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर मॉज वगैरह, ये सारे ग्रुप ग्रुप बाय में आपको मिल जाते हैं, इसमें बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप टूल्स आपको ग्रुप बाय में मिल जाते हैं, ठीक है।
नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है। वो उधर LMS में एक्सटेंड हो जाएंगी। $20 to $30 पर मंथ की मिनिमम भी आपको इतने डॉलर पर मंथ में मिल जाएंगे ये टूल, ठीक है ना। और इसमें अगर ग्रुप बाय में मुझे अभी तक सबसे जो अच्छी कंपनी लगी है ना, उनमें से एक है टूल्स ऐप। और भी हैं, एक ग्रुप बाय टूल्स के नाम से भी, आई थिंक ग्रुप बाय टूल्स, हाँ, ग्रुप बाय टूल्स, टूल्स बाय, सॉरी, टूल्स बाय था, हाँ। टूल्स ऐप और टूल्स बाय, ये दो कंपनीज मुझे अच्छी लगी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर ग्रुप बाय के सॉफ्टवेयर बाय करने हो ना, ये दोनों इंडियन है, आई थिंक ये दोनों इंडियन कंपनीज हैं। मुझे पर्सनली इनकी कस्टमर सपोर्ट, इनकी बाकी चीजें अच्छी लगी हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तानी ग्रुप बाय कर रहे होते हैं ना, उनकी निस्बत। पाकिस्तान में एक लड़का होता था, आजाद SEO के नाम से उसका नाम। अब मुझे नहीं पता वो ये काम करता है या नहीं करता, लेकिन मैंने आजाद SEO की बहुत सर्विसेज ली हुई हैं। वो ग्रुप बाय के टूल्स अच्छे दे देता है। ग्रुप बाय के टूल्स ये होते हैं कि एक बंदे ने सारे टूल्स का कॉर्पोरेट लाइसेंस नहीं होता, डेवलपर लाइसेंस लिया होता है, और वो आगे 15-20 लोगों को ना थोड़े थोड़े मार्जिन पे देता है। तो वो आपको $4,000 $5,000 पर मंथ में अच्छे ग्रुप बाय टूल्स मिल जाते हैं। कैनवा मिल जाता है, ChatGPT मिल जाता है, SEO के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, डाटा एनालिसिस के टूल्स मिल जाते हैं, डाटा स्क्रैपिंग के टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपकी टूल्स की कॉस्ट। सेकंड नंबर पे आपकी आती है रिसोर्स कॉस्ट। रिसोर्स कॉस्ट कॉस्ट आती है। अब ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। जो हमारे साथ बीतती है ना, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई बंदा इसमें कोई एडिशन करना चाहे तो आप लोग जरूर करें। अगर आपके जहन में कोई एक्सपीरियंस है, आप जरूर ऐड करें। मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है ना, मैं 100% यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेरा 100% इसमें क्या एक्सपीरियंस है। क्या कह रहे हैं? तो फैल क्या कह रहे हैं? वेल, ये क्या शेयर किया आपने? अच्छा जी, देखें, रिसोर्स में सबसे सस्ता आसान काम है, पार्टनर्स विल डिवाइड द वर्क। अगर आप दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, आप लोग काम डिवाइड कर लेते हैं तो बेहतरीन है। इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं है आपके पास। बेहतरीन, सस्ता, शुद्ध तरीका कि आप लोग पार्टनर्स आपस में काम डिवाइड कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग ये काम नहीं कर पाते, आप कहते हैं रिसोर्स हायर करना है, तो उसका मैं आपको सस्ता तरीका बताने लगा हूँ, ठीक है, बहुत सस्ता तरीका बताने लगा हूँ। एक तो ये है कि आप लाख लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करके लोग हायर कर लें। सस्ता तरीका मैं ये बताने लगा हूँ कि आप लोग हायर करें इंटर्न्स को। आप लोग हायर करें इंटर्न्स को। इंटर्न्स हायरिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छे इंटर्न्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे इंटर्न्स आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिल जाते हैं। अवाम जो है ना, वो काम करने के लिए बहुत वेट कर रही है, तो आपको बड़े अच्छे इंटर्न्स मिल जाते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फ्री वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन कम से कम आप पे कर दें। चले, मैं कहता हूँ आप 15K पर मंथ उनको पे करें। आप 3 इंटर्न्स को हायर करते हैं, तो आपके कितने पैसे बन गए? 45K पर मंथ, ठीक है। दोनों पार्टनर आपस में डिवाइड कर लें, 22-22 हज़ार रुपये आएगा आपका। और आपको 3 बंदे मिल जाएंगे जिनसे आप 8 घंटे काम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह मसला क्या है, यहाँ पे ना, यू विल पुट मोर एफर्ट इन टू दिस। आपको उन इंटर्न्स को साथ साथ गाइड करना पड़ेगा, साथ साथ काम करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग करवानी है। आप एक बंदे को सिखाते हो पहले कि यार ईमेल मार्केटिंग में लिस्टिंग ऐसे निकालते हैं, वो कहता है अच्छा बेहतरीन सर। दूसरे को कहते हो यार आउटरीच ऐसे करना है, वो कहता है सर ओके। आपको पहले आपकी मेहनत लगेगी 1-2 दिन उनको सिखाने में, ट्रेन करने में, उसके बाद आपने उन पर बर्डन डाल देना है। उनको क्या मिल रहा है? एक स्टाइपेंड मिल रहा है, साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? आपका काम हो रहा है, ठीक है। इसी काम के लिए अगर आप एक्सपर्ट बंदा हायर करोगे, आपको लाख से 1.5 लाख में कॉस्ट करेगा। इस तरह आपको 3 बंदे 15,000 रुपए में मिल गए। उनको 2 महीने के, 3 महीने की इंटर्नशिप ऑफर करो। 2 महीने बाद नए इंटर्न्स ले आओ उनकी जगह पे। अब ये आपको मसला तो होगा, नए इंटर्न्स आएंगे, लॉगिन चेंज होंगी, नई ईमेल आईडीज बनाओगे, और उनको दोबारा से थोड़ा बहुत सिखाओगे चीजों को, ठीक है। लेकिन फायदा इसमें यह है कि पैसों की बचत है। मैंने आपको पहले कहा था, मैं वो तरीके बताऊंगा जहां पे आप बेस से एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, बेबी स्टेप्स ले सकते हो, जिन पे रियलिटी में लोग काम करते हैं। हम लोग भी करते हैं ये काम, क्योंकि इंटर्न सस्ते पड़ते हैं, सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेस ओनर जो है ना, वो शेख माइंड का होता है या बनिया माइंड का होता है, ये बात याद रखें। अगर वो शेख माइंड का नहीं है, बनिया माइंड का नहीं है, तो भाई वो फ्लॉप हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं।
तो आप बाद में इन लोगों को बेशक जॉब ऑफर कर दो, इनमें से जो अच्छा बंदा लगे उसको 45,000 रुपये, 50,000 रुपये, 55,000 रुपये पाकिस्तान में आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग की जॉब का स्टार्ट दे सकते हो, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर करते हो किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप बिडिंग के लिए किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर करते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए किसी बंदे को हायर करते हो, ठीक है ना, तो आपको कम अज कम मिनिमम जो पाकिस्तान में सैलरी है ना इस वक्त, वो 80 to 120 के दरमियान आपको बंदा मिलेगा, एक्सपर्ट बंदा। ये नहीं न्यू भी नहीं इधर उधर से पकड़ा, एक्सपर्ट बंदा जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है कि एक्सपर्ट हायरिंग का खर्चा इतना आएगा, अगर हम खुद काम से करेंगे तो वो ये आएगा। तो मेरा मशवरा ये, खुद इंटर्न्स के साथ मिलके आप लोग पहले को 3-4 हज़ार डॉलर जनरेट करो। ठीक है, मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3-4 हज़ार डॉलर जनरेट करो, फिर एक एक्सपर्ट बंदा बेशक हायर कर लो, फिर उसके साथ इंटर्न्स लगा दो, उसको कोई इंटर्न्स को भी गाइड करो, खुद भी अपना एक्सपर्टीज शो करो, हमें क्लाइंट ला के दो, काम करो, समथिंग लाइक दैट। समझ आई बात की? तो मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ जो रियलिटी बेस्ड है, जो आप वाकई कर सकते हो। ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मेमन माइंड भी हो सकता है सर, बनिया माइंड मेमन माइंड ही होता है। बनिया बेसिकली इंडियन, इंडिया से ही आए है ना, वो इंडियन माइंड ही है ना, मेमन का भी वही माइंड है। तो बनिया माइंड मेमन माइंड आप एक ही कह सकते हैं। ठीक है, पंजाब वाली साइड पे वही शेख माइंड हो जाता है। ठीक है, बट केपी के में वो जो है ना वो पठान माइंड हो जाता है। पठान जितने अच्छे बिजनेसमैन है ना, मैंने कोई और बंदा, कोई और बिजनेसमैन उस लेवल का नहीं देखा जिस लेवल के पठान और मेमन। मेमन भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, पठान भी तौबा तौबा तौबा। मैं कहता हूँ क्या बात है। उमेर कह रहे थैंक यू सर। उमेर बता दो हो क्या, पठान या मेमन? मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो मेरा पर्सनली पाला पड़ा हुआ है ना, मैं बता देता हूँ। एक मेमन, ठीक है, कराची वाले खास तौर पे मेमन जो होते हैं, देखिए बनिया माइंडसेट जिसको बोलते हैं। एक पठानों का, पठानों में जो बंदा कारोबार में चला जाता है ना, उफ उफ उफ, भाई वो इतना मेहनती बंदा है ना। मेमनों की एक आदत है, मेमन ना शॉर्टकट तरीके से पैसा, मैंने देखा है, वो कहते हैं कि भाईजान, भाई शाम के 5-6 बजे तक जो पैसा बन गया बन गया, अब भतीजी की शादी है, शटर नीचे, भतीजी की शादी में जाएगा। ठीक है ना। वो उनका अक्सर माइंडसेट ये वाला होता है। पठानों का जो माइंडसेट मेहनत के एतबार से है ना, वो हो, मैं क्योंकि मैं कुछ ई कॉमर्स में पंगे लेता रहता हूँ, तो आई नो सम पीपल, खासतौर पे जो ये इम्पोर्टर्स होते हैं शालम के, कमाल। मैं पठान है, ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,000 कंटेनर, 500-500 कंटेनर, 200-200 कंटेनर बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, फटे कपड़ों के अंदर इन बंदों ने जेबों के अंदर जो है ना 2-2 करोड़ रुपया रखा होता है। ठीक है ना, 2-2 करोड़ से मुराद है, चेक रखे होंगे इन्होंने, इनवाइसेस रखी होती हैं, पर्चियां रखी होती हैं फटे कपड़ों के अंदर। मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। ठीक है। तीसरा नंबर पे मैंने देखा है जो शेख और सैगल है ना, ये सैगल और शेख हैं, इनको मैंने कारोबार करते देखा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, सैगल से, सैगल फैमिली से, अराई फैमिली से, शेख से ताल्लुक है उनका। ओ हो, क्या उनका भी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है। वो पॉलिटिकल होते हैं, वो कहते हैं भाई काम मेरा, पैसा लगाओ आगे चलो। ठीक है ना, वो मियां मलिक रियाज वाली मेंटालिटी होती है, वो कमाल, वो भी उनकी भी बिजनेस स्किल्स बड़ी अच्छी होती है। खैर, हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब ऑफिस कॉस्ट की बात करते हैं। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है सब कॉस्ट के अंदर। ठीक है ना। आप इंसान बन के काम करें, आप कुछ ना बने, ना बनिए बने, ना मेमर बने, आप इंसान बन के काम करें। बंदे के पुत्रों की तरह काम करें, पैसा खुद ही आ जाएगा। रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन इसमें क्या है, देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, स्टार्ट फ्रॉम योर ड्राइंग रूम। अपने ड्राइंग रूम, घर का कोई स्टोर रूम है, कोई वेला कमरा पड़ा हुआ है, कोई खाली जगह पड़ी हुई है, वहां से स्टार्ट ले लो। प्लीज इन चीजों पे पैसा ना लगाना शुरू में। ये फैंसी टेबल, ये फैंसी एसी वाला कमरा, ये जनाब वॉलपेपर्स, ठीक है, ये फ्लोर टाइलिंग, ये पैसा तब लगाना जब आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है। पाप अब्बू से मांग के तो ये पैसा बिल्कुल उनका जाया नहीं करना। ठीक है ना। फैंसी ऑफिस तब बनाना है जब अपने जेब से पैसे खर्च करोगे। भाई अपनी जेब से लगाओ, मेरी तरफ से एसी छोड़ के चिल्लर लगा लो, अपनी जेब से लगाओ। मैं ऑनेस्टली बात करूं, देखो एसी की जरूरत है ना, पंखे में बैठ के बिटिंग करोगे ना, एक आधा प्रोजेक्ट पकड़ो एसी आ जाएगा। $500 का प्रोजेक्ट पकड़ो, 1.5 लाख रुपया बनता है, यूज एसी 30-40-50 हज़ार रुपए में यूज एसी मिल जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये, स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस जहां पे आपकी ये फिक्स कॉस्ट है। जिन्होंने बिजनेस नहीं पढ़ा हुआ उनको बता दो, ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है ना, आपने ऑफिस का रेंट देना ही देना है, आपका एक एक दिन आप काम ना करो, ऑफिस का रेंट जाना ही जाना है आपका। बिल, बिजली का बिल आपने ऑफिस का देना ही देना है, पानी का बिल देना ही देना है। तो ये जब सारी चीजें आपने देनी है ना, तो
ये फिक्स कॉस्ट है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिक्स कॉस्ट हमेशा जीरो पे रखो, मिनिमम मिनिमम फिक्स कॉस्ट रखो। ठीक है ना, घर का बिल तो अब्बा जी दे रहे हैं ना, चलो अब्बा जी से कहो अब्बा जी एक कमरा दोस्तों के साथ मिलके। ठीक है, आप जरा केस स्टडी जरा रिकॉल करें। ठीक है, आप जरा गौर करें, फेसबुक कहाँ पे बनी थी? फेसबुक कहाँ पे बनी थी? कहाँ 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 बैठ के फेसबुक के आइडिया पे सारा काम हुआ है? अगर आप लोगों को वो स्टोरी पता है। नहीं, गराज में नहीं हुआ फेसबुक वाला, गराज में नहीं हुआ। फेसबुक हुआ हार्वर्ड की लाइब्रेरीज के अंदर, कंप्यूटर लैब्स के अंदर। हार्वर्ड का फाइनली प्रोजेक्ट था ना उसका, मार्क जिंगरबर्गर का। ठीक है ना। जीकू जानी जो है हमारा, उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ये। ठीक है ना। इसी तरह से आपका एप्पल जो है वो गराज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट गराज के अंदर। गराज मींस कि उनका जो बेसिकली उनका एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम था, एक एक्स्ट्रा एरिया था। क्यों? वो बिलियन डॉलर्स कंपनी बनी है, क्यों उन्होंने वहां से स्टार्टअप लिया है भाई? वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस रखना चाह रहे थे कि शुरू में पैसा नहीं है, शुरू में हमने इन चीजों पर खर्च नहीं करना। इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब है ना, वो पता लगे पहले महीने कमाया 30,000 है, बिजली का बिल ही 1 लाख रुपया आ गया, क्योंकि दबा के एसी चलाया हम प्रिंस साहब ने। ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, इफ यू कैन मैनेज वर्चुअली, मेरे अब मैं अक्सर अपना काम वर्चुअली मैनेज करता हूँ। इफ यू कैन, और ये चीज हमें कोविड ने सिखाई है, ये ऑनेस्टली पहले मैं ये काम नहीं करता था, लेकिन इफ यू कैन मैनेज वर्चुअली, डू इट। सिंपल। अगर आप अपने इंटर्न्स को वर्चुअली मैनेज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, ये हर बंदा नहीं कर सकता, अगर कर सकते हैं, डू इट। कोई जरूरत नहीं है आपको दफ्तरों के खर्चे उठाने की, जब तक आपकी इनकम 5-6 हज़ार डॉलर तक ना जाए। देखिए, एक अच्छा ऑफिस जो है ना, मैं, हाँ, आई नो, मैं इस खर्चे में पड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है एक अच्छा ऑफिस क्या कॉस्ट करता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक अच्छे ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं। इससे अगला स्टेप पे चलते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर फिर भी मजा नहीं आ रहा है, गराज वाला फील, सर फील ही नहीं आ रही, हमें हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम काम कर रहे हैं, हमें तो कहीं जगह चाहिए, हमें तो चाहिए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। फिर मेरी भाई मेरी बात सुनो, को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करो। ठीक है। पाकिस्तान में आपको आराम से सस्ती सस्ती कोवर्किंग स्पेस 7,000 से, मैं लाहौर का रेट बता रहा हूँ, मुझे बाकी एरियाज का नहीं पता, 7,000 से लेके 15,000 के दरमियान अच्छी कोवर्किंग स्पेस मिल जाती है, नॉर्मल सी। पाकिस्तान लाहौर में तो ऐसी कोवर्किंग स्पेस है, कोलैब्स के नाम से कोवर्किंग स्पेस है, जिसका शायद आपको पता हो। वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया पर पर्सन लेते हैं, लेकिन मैं उधर जाने का आपको नहीं कह रहा। एक नॉर्मल वर्क कोवर्किंग स्पेस 7,000 से 15,000 के दरमियान लाहौर में मिल जाती है। जिसको चाहिए हो मुझसे रब्ता कर ले, मैं गाइड कर दूंगा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना। 7,000 से 15,000 में आपको एक हॉट डेस्क मिल जाता है। ठीक है, ओपन सेटिंग होती है, आप आराम से बैठ के 2 लोग 3 लोग वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये वाला जो है ना वो तंग कर रहा है कि जनाब मैंने जाकर जो है ना वो एक एसी वाली जगह पे बैठना, आसपास मेरे टेक के लोग बैठे हों, पर प्यारा सा पीछे जो है ना वो बैकग्राउंड हो। ठीक है ना। हाँ, इनक्यूबेटर्स एक ही बात होगी, इनक्यूबेटर्स कह लें आप, को वर्किंग स्पेसेस बोल लें उनको। ठीक है। आफ्टर अर्निंग, आफ्टर अर्निंग पैसा कमाने के बाद, ठीक है, डॉलर्स कमाने के बाद आप प्राइवेट ऑफिस बना सकते हैं। हाँ, वो मेरी फिर रिकमेंडेशन है, फिर आप प्राइवेट ऑफिस स्पेस में जाइए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने डिस्कस करनी है, क्लाइंट से मीटिंग्स करनी है, फिर आप प्राइवेट ऑफिस स्पेस में चले जाए। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद, को 1,000 2,000 3,000 ही कमा लो डॉलर में, रुपए की बात नहीं कर रहा, डॉलर। ठीक है। देन यू शुड गो फॉर द प्राइवेट ऑफिस। और ये सारी चीजें मैं एज पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाइयों बहुत खर्चा है। मैं बताने लगा हूँ एक ऑफिस का क्या खर्चा है, ये मैं जो हम खर्चा बियर कर रहे हैं ना, मैं वो खर्चा आपके सामने रख देता हूँ। आपको एडवांस देना पड़ता है। ठीक है। आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ये हर बंदा मांगता है अगर आप रेंट पे जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर आपको रेनोवेशन का खर्चा बियर करना पड़ता है, आपको रेंट देना पड़ता है, आपको बिल्स देने पड़ते हैं। बिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट का बिल है, उसके बाद आपके पास जो है ना वो वाटर एंड सैनिटरी का बिल है। ठीक है। प्लस आपको ऑफिस बॉय का खर्चा बियर करना पड़ता है। ठीक है। आपको कोई क्लीनिंग सर्विस, कोई आंटी होंगी, कोई अंकल होंगे जो आके झाड़ू झाड़ू देंगे, वैक्यूम शैक्यूम करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। फिर जनरल इशू आपके पास बहुत आते हैं। वो कौन से होते हैं? वॉशरूम का टैप लीक कर रही है, ठीक है, पानी नहीं आ रहा, टैंकी खराब हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई बोर्ड सड़ गया, ब्रेकर सड़ गया, ये वो मसले हैं जो हम आए दिन फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मसले हैं। ठीक है ना। गार्ड्स रखने की इतना ऐसा जरूरत नहीं होती, ताला मार के रखो। गार्ड्स वाले खर्चा भी है, लेकिन गार्ड आप तब रखें जब आप प्रॉपर, आपके पास कोई इंप्लॉयज हो, कोई आप 25-30 लोगों को लेकर चल रहे हो, देन आप गार्ड की सर्विस हायर कर लें। वो पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास ये जो कंपनीज होती है ना, फोनिक्स वगैरह, ये बाकी कंपनीज है, वो तकरीबन आपको 1 लाख 1.5 लाख से उनका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसमें 2 गार्ड्स 1 गार्ड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं शिफ्ट वाइज, लेकिन इनिशियली ताला बेहतरीन चीज है। ठीक है। मैं इनिशियल कॉस्ट बता रहा हूँ कि जितना आप मिनिमम रख सकते हो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, रात के वक्त बिल्कुल चाहिए होता है।
तो उसके उसके लिए भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि किसी ऐसी जगह पे अपना ऑफिस बनाओ जो सिक्योर हो। कराची वालों तो आप कराची से हो साहब? साबिर आप कराची हाँ देखा, कराची वालों के जहन में सबसे पहले गार्ड वाली बात आई है। मैं अब आपको ऑनेस्टली बताऊं, जहाँ पे मेरा ऑफिस है ना, वहाँ पे गार्ड है ही नहीं, ताला है। ठीक है ना। इट वाज 1 कनाल की कोठी है जिसके अंदर वो ऑफिस का हमने पोर्शन लिया हुआ है। तो उसमें गार्ड है ही नहीं। मजे की बात है। ठीक है। थोड़ा सिक्योर्ड एरिया है वो। यार देखो, कराची या लाहौर में से एजेंसी के लिए अच्छा कौन सा मैर पूछ रहे हैं। मैं तो लाहौर में रहने वाला हूँ, मैं तो लाहौर को प्रेफर करूंगा, लेकिन आपने अपनी कन्वीनियंस देखनी है। एजेंसी कहीं से भी चल सकती है, रिसोर्सेज पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कराची में नहीं मिलेगा, लाहौर में मिलेगा, लाहौर में मिलेगा, कराची में मिलेगा। आपको हर जगह से हर बंदा मिलेगा, आपने अपनी कन्वीनियंस देखनी है। एक बात याद रखें, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। आपकी फैमिली जहां पर है ना, अगर आप वहां पे कारोबार कर सकते हैं, डू इट देयर। सिंपल वर्ड्स में, पाकिस्तान में रहते हुए जहां पे आपकी फैमिली है ना, आप वहां पे कारोबार करें। मैं उसकी रीजन अब आपको बताता हूँ। आपको घर का पक्का खाना मिलेगा सर। आप 2-3 महीने बाहर रह के देखें, जो लोग जिन्होंने हॉस्टलाइज लाइफ गुजारी हुई है ना, उनको लग समझ आनी है। ठीक है ना, उनको लग समझ आती है। पेट खराब, सेहत के मसले, ठीक है ना, सर दर्द, नींद नहीं पूरी हो रही, ये सारे वो स्यापे हैं जो अगर आप घर रोज रात को आके सोएंगे ना, अपने पेरेंट्स को मिलेंगे, अगर आपकी वाइफ है, आपके घर में सारा सुकून है, खाना पीना घर का मिल रहा है, तो फिर तो ये एक्सलेंट लाइफ है। आप जितना हेल्थी रहेंगे ना, ये बात बहुत बाद में रियलाइज होती है, 4-5 साल बाद जाके, जब आपको आपके हेल्थ के मसले आना शुरू होते हैं। आप 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, आपकी बैक पेन का मसला स्टार्ट होता है, क्योंकि आपने ज्यादा देर बैठ के काम करते हैं। हम लोग जिम भी नहीं जाते अक्सर, वॉक भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते, आपके ये वाले मसले आना शुरू होते हैं। ये भी रियलिटी है। अगेन ही मैं रियलिटी पे बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों को वो जो है ना, मेरे अक्सर दोस्त हैं, वो मेरे एक दोस्त हैं, अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी, वो कराची जाके रहे। ही वॉज एन इस्लामाबादी गाय। इस्लामाबाद वाला बंदा कराची जाके उसने कुछ काम किया, अपना कोई रेलिवेंट काम था, वो कराची जाके रहा है। वो कहता है मैं डिप्रेशन में चला गया था ना। अच्छा, मुझे मेरे मतलब का खाना मिल पा रहा था ना, मैं रिहाइश, क्योंकि कराची वाले फ्लैट्स में रहते हैं बड़ी खुशी खुशी। इस्लामाबाद वाला बंदा फ्लैट फ्लैट में नहीं रह सकता। जिस बंदे ने जिंदगी पूरी फ्लैट में ना गुजारी हो, कि ऊपर वाला नीचे आवाज दे रहा है तो आपको आवाज आ रही है, पाँवों के चलने की धमक आ रही है, मतलब ये सारे मसले हैं ना एक 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 बंदे के लिए, जिसने वो लाइफस्टाइल नहीं गुजारा हुआ। तो वो एडजस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और आप कारोबार पर फोकस नहीं कर पाते। वो वापस आ गया, वापस इस्लामाबाद आ गया। और ये मैंने बहुत चीजें नोटिस की हुई हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर। तो आपका जब सेहत नहीं अच्छी होगी, आपने क्या जीरो काम करना है? मतलब आपका तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप बाहर चले जाते हैं तो वो तो लाइफस्टाइल ही अच्छा है, वो तो वैसे ही थोड़ा बेहतर है। ऑल दो डिप्रेशन वहां पे भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात देख के डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। तो अगर आप बाहर जा सकते हैं तो गो फॉर इट। दुबई जाके एजेंसी ओपन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में जहां मर्जी करें, जहां पे आपको कन्वीनियंस है। एग्जैक्टली exactly। घर का खाना मिल जाएगा, रहने के पैसे बचेंगे, ये सारे आपको फायदे हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, क्लैरिटी है। अब बात करते हैं हाउ टू गेट क्लाइंट्स फॉर एन एजेंसी। एक एजेंसी के लिए क्लाइंट्स को कैसे लाया जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे अच्छी, सबसे पहली शुरू वाली बात, कि क्लाइंट को किन किन तरीकों से एक एजेंसी पे लाया जा सकता है। ठीक है ना। मैं इसमें कुछ तरीके, आपको मैं सारे तरीके लिस्ट करने लगा हूं। मैं एक बार तरीके लिस्ट कर दूं, फिर ब्रेक लेते हैं। मैं बस मेथड लिस्ट कर दूं। आ, मैं मेथड लिखने लगा हूं। इसमें कुछ मेथड्स हैं जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ हैं जो आगे पढ़ाऊंगा। सबसे पहला मेथड है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जाके, फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, अदर मार्केट प्लेसेस होगी, कोई और आप साइट उठा के आपने वहां से क्लाइंट ढूंढने। ठीक है। वो आपका फ्रीलांसिंग होगी। सेकंड नंबर पे, वर्चुअल जॉब्स एज एन एजेंसी। ईमेल मार्केटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या टेक्निक है। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जीएमपी के थ्रू। ये भी कोल्ड मेलिंग का जो तरीका है। इसको मैं, चले मैं इसको अलग से मेंशन करता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। कोल्ड मेलिंग इसमें आ जाता है, कोल्ड मेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, ये भी आ गया। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है लिंक्डइन के थ्रू। ठीक है। इसमें लिंक्डइन बिजनेस के थ्रू। ठीक है। इसमें जॉब वाली भी एक टेक्निक है, लेकिन मैं बिजनेस के थ्रू भी आपको बताऊंगा, ज्यादा बिजनेस के थ्रू बताऊंगा। इसके अंदर आपके पास एड्स आ जाती हैं, इसके अंदर आपके पास कोल्ड मैसेजेस आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास सेल्स नेविगेटर आ जाता है, सेल्स नेविगेटर। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एसईओ। ब्लॉगिंग के थ्रू आप अपनी एजेंसी के क्लाइंट्स लेकर आते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं पेड एड्स।
ठीक है। उसके अंदर गूगल एड्स आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड सोशल मीडिया एड्स। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी बल्कि दो चीज़ें, एक तो लीड जनरेशन है इसके अंदर, ठीक है, और एक सोशल मीडिया ऑर्गेनिक रीच आ जाती है। ठीक है। ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप मैक्सिमम लोग आप आउटरीच करके क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। इसमें एक तरीका आउटरीच वाला भी है, वो अपोलो के थ्रू यहाँ पे मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है, वो खैर मैं इसी में आपको डिस्कस कर दूंगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसमें है कि लोकल एजेंसी स्टार्टअप, अगर आपने पाकिस्तान से क्लाइंट लेने हैं इन पाकिस्तान, तो उसको कैसे डील किया जाए। उसमें ये ऊपर वाले तरीके काम नहीं आता, उसमें आपको और तरीकों से काम लेना पड़ता है, ठीक है ना, वो उंगली टेढ़ी करके समझे काम लेना पड़ता है। ये मेजर मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप एजेंसी का क्लाइंट लेकर आते हैं। ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इनको इन पे बात करते हैं। 10 मिनट्स की एक ब्रेक ले लेते हैं। सर मैं बोल रहा था कि इस तरह प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज होती है, किस तरह, प्रोफाइल क्या 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 किस तरह आप क्या पूछ रहे थे, किस चीज का पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। साबिर, क्वेश्चन मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ये डिटेल्स दी हुई हैं, ये डिटेल्स तो फैल ये डिटेल्स दी हुई हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को जब ऐड करते हैं ना, उसके अंदर आप फर्दर डिटेल ऐड कर दें कि मैं इस जगह पे और क्या काम कर रहा हूँ, हेड ऑफ फलाऊं। उसके अंदर आप मजीद डाटा ऐड करें, और ये प्रीमियम अकाउंट में आती है। ये एक और बात आपको बता दें, इसमें प्रीमियम ऑप्शन के अंदर इमेजेस जो आप शेयर करते हैं ना, बाकी चीजें शेयर करते हैं, ये प्रीमियम अकाउंट के अंदर आप शेयर करते हैं। ठीक है। चलें ठीक है साबिर, अभी ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फिर इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर? ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहला आप लोगों ने काम करना है ना, सबसे पहला काम। अब एजेंसी हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैंने आप लोगों को बेसिस बता दी, सारा कुछ बता दिया। अब हम एक्चुअली एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, समझे? एजेंसी को सेटअप जब आपने करना है ना, तो उसकी एक वेबसाइट होनी चाहिए एंड उसके सोशल मीडियाज होने चाहिए। ठीक है, ये आपने सबसे पहला काम करना है, ठीक है ना। एक डोमेन होस्टिंग ले लेनी है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं इतनी। चेक डोमेन हिस्ट्री, ठीक है। डोमेन की हिस्ट्री आपने लाजमी चेक, जो डोमेन आप बाय कर रहे हैं ना, उसको वे बैक मशीन में जाके ना आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। अगर वो पेनल्टी पड़ी हो उसको गूगल की तरफ से, अगर वो पहले किसी ने बाय की हो, अगर उस पर कोई गूगल का मसला आया हुआ है, तो आप वो डोमेन ना बाय करें। आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा गूगल में रैंक करना बाद में। ये बात आपको एसईओ में भी शायद सर बासित ने बताई होगी। तो डोमेन की हिस्ट्री आपने लाजमी चेक करनी है। आप उसके लिए सिंपल गूगल कर लें, ये आपके पास आ रहा होता है, डोमेन हिस्ट्री चेक करो ऑनलाइन। ये है इसमें, ये हुईज रिक्वेस्ट के नाम से है। फिर डोमेन हिस्ट्री वे बैक मशीन, ठीक है। वे बैक मशीन में आप देख लें इसको, ये वे बैक डॉट आर्चाइव आर्काइव। अब आर्काइव के अंदर वो आपको बता रहा होता है बेसिकली कि इस वेबसाइट पहले कितनी बार लोगों ने खरीदी है ये डोमेन। क्योंकि हमें अक्सर ऐसे नाम पसंद आते हैं जो बड़े कॉमन है, और वो कॉमन नेम जो है ना, वो दुनिया में ऑलरेडी बहुत से लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों ने इंश्योर कर लेना है। ठीक हो गया? तो वे बैक मशीन में जाके इसको देख लेना। फिर आपने बनानी है एक एजेंसी की वेबसाइट। ठीक है, आप लोग खुद से एक्सपर्ट हैं, आईडीएम से कोर्स करने का आपको ये बहुत फायदा हुआ कि डिजिटल मार्केटर के साथ साथ आपको वेबसाइट बनाने की एक्सपर्टीज आ गई। आपको किसी को लाख 2 लाख रुपया दे के वेबसाइट नहीं बनवानी पड़नी। आप प्रोफेशनल वेबसाइट खुद से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। और एजेंसी की वेबसाइट नॉर्मली वर्डप्रेस पे बनती है, शॉपिफाई पे नहीं बनती। उसकी रीजन ये, शॉपिफाई इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसके उस तरह से थीम्स जो है ना, वो उनकी फंक्शनलिटी ई कॉमर्स में बहुत बेहतर है। जब आप एजेंसी वेबसाइट की तरफ आएंगे तो आपको वर्डप्रेस का सहारा लेना पड़ेगा, या कस्टम वेबसाइट बनाए या वर्डप्रेस बनाए, ठीक है ना। उसमें मेरा मशवरा ये है कि आपकी एजेंसी प्रोफेशनल लगनी चाहिए। और इसमें मेरे से एक टिप जो आपको मैं दूं वो ये है कि इसमें जो सैंपल साइट्स है ना, ठीक है, वो आप एजेंसी साइट्स को, जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी साइट्स है ना, उनको आप गूगल करें, उनको एज ए सैंपल साइट लेके चलें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अपनी एजेंसी की एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ओ क्या हो गया है? ठीक है, दिस इज माई एजेंसी वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा जो इससे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, इसके अलावा आप गूगल कर लें कि टॉप डिजिटल या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड। आप टॉप एजेंसीज का यहाँ पे निकालें, clutch.com पे जाके इनके पास लिस्ट होती है। यहाँ से आप, ये वेब एफएक्स है, वेब एफएक्स को गूगल करें, वेब एक्स का लिंक निकाल लें, ठीक है ना। ये इग्नाइट विजिबिलिटी, इग्नाइट विजिबिलिटी की वेबसाइट देख लेते हैं। इग्नाइट विजिबिलिटी। पाकिस्तान की टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है, मुझे बताते हैं आप लोग? लेट्स सी योर नॉलेज। ठीक है, अब ये एक सैंपल साइट आपके सामने आ गई, ठीक है। पाकिस्तान की टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है? बताएं, किसी को भी नहीं पता? गूगल किए बगैर बताना। जो लोकल ब्रांड्स के साथ सबसे ज्यादा काम कर रही हो, बहुत सी हैं, दे आर वो हंड्रेड्स में है, लेकिन एक है जो सबकी समझ लें बड़ी है, दादी अम्मा। एनी बड़ी, किसी को नहीं पता? पाकिस्तान की बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडलिंग एजेंसी, ई कॉमर्स सारा काम मैनेज कर। ब्रेमर्स है जी, ब्रेमर्स, बदर खुशनूद की ब्रेमर्स। ब्रेमर्स, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, 2005-6 में बनी थी। और इस वक्त मैंने जब अपना एमबीए किया था, वो ना बीबीए किया था, तब मेरा ख्वाब था कि मुझे ब्रेमर्स में जॉब मिल जाए। उसके बाद मेरा ख्वाब बन गया, मैंने ब्रेमर जैसी एजेंसी बनानी है, ठीक है ना। तो दिस इज ब्रेमर्स फॉर यू। इनके क्लाइंट देखें जरा, कस्टमर देख रहे हैं इनके? कोका कोला, डेल, गूगल, इंटेल, नेस्ले, टेलीनॉर, सैमसंग, रेड बुल, पेप्सी, पैनासोनिक, और ये सिर्फ थोड़े से लिखे हुए हैं।
मैंने ब्रेमर्स के साथ कुछ काम किया हुआ है। जब मैं निशात ग्रुप के साथ मैंने काम किया था, तो निशात ग्रुप का सारा काम ब्रेमर्स देखता था, ठीक है। तो मैंने इनके साथ कुछ काम किया हुआ है। और खाड़ी, लाइमलाइट, ठीक है, सफायर, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी, उनको ये लोग संभालते हैं, ठीक है। अभी देखें ये केस स्टडीज, ये देखा केस स्टडीज, ये जरा देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताऊँ। अब ये केस स्टडीज में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखें। नूरानी फाउंडेशन, लेक सिटी, ठीक है। ये कोई स्पा की वेबसाइट पे उन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने आज सारी शेयर नहीं की हुई वैसे, चले। इनका सोशल मीडिया आप देखिएगा। दे आर रियली गुड व्हाट दे डू, ठीक है ना। और अगर किसी ने जॉब करनी है ना डिजिटल मार्केटिंग में, वो कम से कम बेंचमार्क ब्रेमर्स को बनाए, ठीक है ना। आपकी आपके दिमाग की दही कर देंगे। इस लेवल की कंपनी है, मतलब एक अच्छे लेवल पे काम करने वाली कंपनी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज है ना, आप उनको एक्सपीरियंस करें, उनको जाके देखें कि उन्होंने किस तरह से काम किया, वो किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, वो किस तरह से अपने जो है ना वो क्लाइंट्स की चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं आपको अपनी एजेंसी का दिखा रहा हूँ। ये मेटा का पेज है। उसमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं, किस किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शो योर पोर्टफोलियो एज केस स्टडीज। अपने पोर्टफोलियो को एज अ केस स्टडीज आप शो करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू, ये देखें। हमने भी केस स्टडी के तौर पे ऐड किया हुआ है। आपको भी मैंने ब्रेमर्स की दिखाई, उन्होंने भी केस स्टडीज के तौर पर ऐड किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स प्रो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये केस स्टडीज हमने ऐड की हुई हैं, ठीक है। नंबर 1 केस स्टडी, नंबर 2, नंबर 3 क्लाइंट्स के हिसाब से केस स्टडी ऐड किया। फॉर एग्जांपल ये एक केस स्टडी है, ये क्लाइंट का स्टोर है जिसपे हमने जिस पे सारा काम किया हुआ है, ठीक है ना, मार्केटिंग का और बाकी काम किया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट इसको। पता नहीं इसको हुआ क्या। ओके, ओपन हो गया। अच्छा जी, ये पूरी केस स्टडी है। ये एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, देखिए इसको प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, जरा इस पे आप लोगों ने गौर करना है। प्रॉपर क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। क्लाइंट के बारे में बताया हुआ है कि हमने क्या क्या काम किया है इसका। ये क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट का ओवरव्यू बताया हुआ है कि क्लाइंट है क्या था। यहाँ पे बताया हुआ क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या था, क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, एड क्रिएटिव और स्क्रीनशॉट किस तरह से हमने बनाए, चैलेंजेस क्या हमें पेश आए, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी हमारी क्या रही, ठीक है। सारा कुछ शेयर किया हुआ है। ये उनकी एड कैंपेन शो की हुई है जो हमने चलाई। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्राफिक्स भी आ रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट्स और ROI क्या आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उनको क्या फायदा हुआ, और एंड पे लिखा हुआ है कि लेट आवर एक्सपर्ट हेल्प योर ब्रांड अचीव सक्सेस एंड हाईएस्ट ROI, ठीक है। दिस इज हाउ यू वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो। इस तरह का पोर्टफोलियो बना के जब आप अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे, तो क्यों क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। मसला ही वहां आता है जब पोर्टफोलियो आप बनाते हैं इस तरह के कि आप 4 स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये ई कॉमर्स प्रो है, इस इन्होंने इनका जरा देखिएगा, इन्होंने भी ये इनका पोर्टफोलियो देखिएगा जरा। पता नहीं कि पाकिस्तान में जब से फायरवॉल लगी है ना, इतना मसला पड़ गया, अच्छी खासी वेबसाइट भी स्लो हुई हुई है। इंटरनेट वाले भी ना, मैं क्या कहूँ, हमारी स्टेट ऐसी कोई बेवकूफ लोग है ना, कसम से। मुझे इस वजह से बाबे जहर लगते हैं। ये 50 साल से ऊपर के जितने लोग हैं ना, और स्टेट में बैठे हुए हैं, टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इनको तो फौरन से रिटायर कर देना चाहिए। इनको पता नहीं काम करना कैसे है, ये बेवकूफियां करते फिर रहे हैं। नेट बंद कर दो, हर हर मजा बात बात होती है, नेट बंद कर दो। जमात इस्लामी धरना देने लगी है, नेट बंद कर दो। कुछ होने लगा, नेट बंद कर दो। खैर, ये है। देखें अब इन्होंने काम को डिस्प्ले कैसे कराया हुआ है, ये लिखा हुआ ना, और शॉपिफाई वर्क। अब ये शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई की एजेंसी है, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस की थी। ये शॉपिफाई पे काम करती है, जरा गौर करें। सिंपल। ये सारे क्लाइंट्स हैं उनके, ठीक है। ये B2B के क्लाइंट्स उन्हें सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई ऑडी हॉट चॉकलेट डिजाइन है, ये एक कंपनी है जिसकी इन्होंने काम किया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट बनाई है इनकी। थोड़े टेक्निकली लिटरेट बाबे हैं ना जिशान। अब फायरबॉल इन्होंने लगाई है, ये इतने बेवकूफ हैं, ये समझते हैं फायरबॉल से। ये लिटरेट है ना, इनको इनको पता ही नहीं है। ये इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस दे के फायरवॉल लगाई है। एक गरीब मुल्क जिसके अंदर रोटी नहीं लोगों की पूरी पड़ रही, ठीक है, जिसके अंदर 100 मसले हैं, इन्होंने एक कंपनी को नवाजने के लिए फायरवॉल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब इनको लग रहा है फायरवॉल से ये हर किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। $25 की एक IP मिलती है, इनके फायरवॉल की ऐसी की तैसी फेर देगी वो।
पकड़ के दिखा दें कहाँ से, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाती है वाईफाई। ये ऐसे को बेवकूफ लोग हैं ना, कसम से, इनको पता ना, इनको टेक्नोलॉजी का पता है ना इनको। ये क्यों नहीं हो, अब देखा ना, ये साइट जो है ना, ये वाली साइट, ये बेहतरीन साइट चलती है, मुझे पता है इस एजेंसी का, ये बेहतरीन साइट चलती है। ये सिर्फ मसला क्या आ रहा है कि अक्सर साइट्स नहीं चल रही क्योंकि आईपीस के मसले आ रहे हैं। इन्होंने अभी फायरवॉल को टेस्टिंग फेज में है, फायरवॉल पाकिस्तान में, अगर आप लोगों को नहीं पता बता तो, पाकिस्तान में फायरवॉल टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। तो उस वजह से इतने मसले, अभी आपने देखा होगा लास्ट कुछ दिनों में बहुत ज्यादा, गूगल का वो जो इशू था वो पाकिस्तान से रेलेवेंट नहीं था, वो और मसला था, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो वाला मसला सेपरेट था। पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज स्लो हुई हुई हैं उसके बारे में आप जरा पढ़ें कि वो मसला पीछे क्या है। ये फायरवॉल को टेस्ट कर रहे हैं, ये फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, फायरवॉल से संभल नहीं रही, ठीक है, लगा भी लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होने लगा, ऐसे बेवकूफियां कर रहे हैं। वो गूगल वाला इशू सेपरेट है, उसका इससे कोई लेना, वो एक टेक्निकल फॉल्ट है। फ्लॉप प्लान तो होगा, पर मसला ये मुल्क को तो अरबों रुपए, पता नहीं 7 अरब का, ये कितने अरब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फायरवॉल का, वो भी किसी को नवाजा गया है बस। ये देखें जी, ये डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन है, ये उन्होंने बताया एक बंदे ने वेबसाइट बनाई है और उसका आप पोर्टफोलियो देखें उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है। ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या स्टेट लेवल का काम किया। दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू शो योर पोर्टफोलियो। ये तरीका होता है पोर्टफोलियो शो करने का, एक क्लाइंट का रिव्यू आ रहा है, ठीक है, दिस इज हाउ यू शो द पोर्टफोलियो। तो ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि इस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो शो करना है एज अ केस स्टडीज, ठीक है ना। और फिर आप लोगों ने क्रिएट करनी है अपनी प्रोफेशनल ईमेल। प्रोफेशनल ईमेल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, कॉन्टैक्ट एट जो भी आपकी डोमेन.com, जो भी आपका डोमेन होगी आपकी वेबसाइट की, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोशल मीडिया सारे, एंड पॉपुलेट करें उन सोशल मीडिया को, ठीक है। उसमें आपके पास एफबी आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, उसमें एक्स आ गया आपके पास, और उसमें लिंक्डइन आ गया, ये फेमस है। इनके साथ आप लोग लाजमी चलें, इनको लाजमी लेके चलें, ठीक है। पोर्टफोलियो में प्रेजेंटेशन मैटर लॉट, बहुत एजेंसी लेवल पर तो बहुत, एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं नो बडी केयर। एजेंसी लेवल पे आप अगले बंदे को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वी आर द बेस्ट, तो अगर आप किसी को दिखा ही नहीं पाते हो कि आपने क्या किया अपने लिए, देखें, आप एक बंदे को कह रहे हो कि यार मैं तुम्हारी सेल्स ला के दूंगा, ठीक है, तुम्हारी वेबसाइट बनाऊंगा, और आपकी वेबसाइट खुद की ऐसी है कि देख के वॉमिट आ जाए, तो फिर क्या मतलब। तो देखें, वो कहेगा भाई पहले अपनी वेबसाइट तो अच्छी कर लो। नुमान कह रहे सर केस स्टडी फेक हो सकती है, यार बीइंग अ टीचर तो नहीं मैं कह सकता फेक हो सकती है, वरना आप जो मर्जी कर लो, करने को तो कुछ भी कर लो, करने को तो आप मेरी तरफ से समझ गए, ठीक है, जो मर्जी करो, ठीक है। तो फेक तो हर कुछ होता है, बीइंग अ टीचर तो नहीं है मैं कहूंगा कि हाँ फेक बना लो, एथिकली ये चीजें गलत होती है। सर ये सारे लोग यूएसए का ड्रेस क्यों शो करते हैं फुटर में? यूएसए का ड्रेस इसलिए शो करते हैं, इन्होंने एलसी ओपन करवाई होती है, कुछ ने एलसी ओपन कराई होती है, कुछ के दोस्त होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 ऑफर्स हैं कि एक यूके और एक यूएस का और एक ऑस्ट्रेलिया का, मैं 3 जगह की लोकेशंस ऐड कर सकता हूँ अभी भी अपनी एजेंसी में, वो मैंने की नहीं हुई, वो एक अलग वजह है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। वो ये इस वजह से करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि दिस एजेंसी इज इन पाकिस्तान, बट इसके जो हेड ऑफिस हैं वो दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में, जस्ट टू शो केस के भाई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा जो है ना वो, ठीक है ना, बड़ा एक वो, समझ रहे हैं। लिंक देना होता है वेबसाइट का, केस आपकी मर्जी है, आप ना देना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, दे दें तो ठीक है, ना देना चाहे तो कोई मसला नहीं, आपने क्लाइंट का नाम तो मेंशन किया होता है, वो खुद से गूगल करके भी निकाल सकता है, तो दे दें तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरे जैसे बंदे को मसला हो सकता है, स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेरे ही क्लाइंट को जाके ईमेल करके कह रहे हैं इनसे अच्छा काम सस्ते में हम कर देंगे, एंड ये हुआ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये होता है। ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फनकार तबीयत स्टूडेंट्स होते हैं ना, सर तैयब के साथ ऐसी हरकतें की हुई हैं, उनके क्लाइंट चोरी किए हुए हैं, ठीक है, ये होता है, ऐसी हरकतें स्टूडेंट्स कर जाते हैं, कुछ होते हैं बीच में, वो कोई जिसे कहते हैं ना डेढ़ शाणे, वो बस एक स्टेप आगे चले जाते हैं आपसे भी, उल्टा कह रहे होते हैं कि यार ये बंदा जो है ना इससे बेहतर काम हम कर देंगे, ये स्ट्रैटेजीज इसने आपके साथ शेयर किए हम कर देते हैं, वैसे ब्ला ब्ला ब्ला, सस्ते में क्लाइंट उठा लेते हैं, ठीक है ना, वो कुछ चिंदी क्लाइंट होते हैं वो चले भी जाते हैं। एंड ये हुआ है, ठीक है ना, हम डसे हुए हैं। वो कहते हैं जिसपे वो है ना, अब हजरत अली की तरफ मंसूब है, पता नहीं उसका हजरत अली का है कॉल या नहीं, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो वो वाली बात फिर आपको तब समझ आती है। खैर बहरहाल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास टाइम है पीछे, 20 मिनट्स हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जी जनाब, क्या क्वेश्चंस हैं आपके?
जी साबिर कुछ पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट साबिर। अ, जी साबिर पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि अभी साबिर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक करीब, हेलो, आ रही है? माइक को पास करें जरा, बहुत लाइट सी आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। मुझे ये पूछना था कि मैं जो हूँ हाँ जी वो आ रही है। शॉपिफाई के पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुआ हूँ। तो आज मुझे शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से एक ईमेल आई है ठीक है। क्लाइंट। उस क्लाइंट ने मुझे उनके पार्टनर प्रोग्राम के ठीक थ्रू है। कॉन्टेक्ट किया है और वो कह रहा है कि उसकी एक शॉपिफाई पे वेबसाइट है बनी हुई पाकिस्तान में, और वो बहुत ही यानी ठीक है। बेकार तरीके से बनी हुई है। तो उसकी जो है ना रीडिजाइनिंग और कस्टमाइजेशन वो कह रहा है कर दें। और उसने अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी ठीक दी है। है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और वो जो उसने बजट दिया है ना, फिफ्टी ठीक है। डॉलर 50 डॉलर में कैसे वो करेंगे हम इसको? $50 सिर्फ? जी जी। यार मैंने उसको $50 तो कम है वैसे, रिप्लाई करना भी चाहो तो एक्सपीरियंस के लिए कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको एक्सपीरियंस के लिए रिप्लाई दे करना है दी तो है, कर। लेकिन पैसों पे कोई बात नहीं की। मैंने उसको रिप्लाई दे के अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। जब वो मुझे कॉल करेगा या हम्म। कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि भाई इस बजट में नहीं हो हाँ आप पैसों पे जरूर बात करें, लेकिन एक बंदा जो $50 ऑफर कर रहा है वो आपको कितने ही दे देगा। लेकिन इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर तो आप कर सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हेडिक नहीं है, तो 100-150 डॉलर पे अगर वो मान जाता है, क्योंकि ये $50 वाला बंदा कितना ही ऊपर चला जाएगा। तो अगर वो तो मान जाता है इसके आसपास और आपको लगता है कि यार चलो एक पोर्टफोलियो बन रहा है, तो फिर कर लीजिएगा। अदरवाइज ये पैसे बहुत ज्यादा कम है। हाँ, 100-150 तक तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये 50 तो बहुत ज़्यादा कम है। और मतलब प्रीमियम थीम लगानी पड़ गई तो और पैसे बढ़ जाएंगे ज़्यादा। वो तो फिर उससे उससे लीजिएगा ना, प्रीमियम थीम के पैसे कभी भी खुद नहीं देने होते, वो कभी भी खुद ना दीजिएगा। वो आपको आप फंस जाएंगे उसमें फिर। सर, ये इससे शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम से क्लाइंट मिलते हैं क्या? यार मिल जाते हैं। मैं इसको इस वजह से नहीं डिस्कस करता क्योंकि ना शॉपिफाई की सारी डिटेल ना तैयब भाई डिस्कस करते हैं आईडीएम में, तो फिर मैं इस वजह से उनके वो बातें मैं फिर डिस्कस नहीं करता। वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर देंगे, मतलब वो डिस्कस करते होते हैं शॉपिफाई, वो पढ़ाते भी शॉपिफाई वो हैं। तो ये चीजें आप उनसे पूछ लीजिएगा शॉपिफाई पार्टनर प्रोग्राम के बारे में, मुझे कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। बेसिकली शॉपिफाई के पास आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, शॉपिफाई के पास अगर कोई क्लाइंट आता है वो शॉपिफाई पे ट्रस्ट कर कर आता है। ठीक है, तो अब वो शॉपिफाई आपको उस तरफ रेफर कर देता है, बस वो रेफर होता है। अब वहां से उस तरह क्लाइंट नहीं मिलता है जिस तरह एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग वेबसाइट से मिलते हैं, क्योंकि उस क्लाइंट की और भी प्रेफरेंसेस होती हैं और भी चॉइसेस उसके पास होती हैं। जी। लेकिन मिल भी जाता है, ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता, प्रोबेबिलिटी होती है, मिल भी जाता है, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, वो जो हमारा लिंक्डइन पे वेरिफिकेशन वाला इशू है वो। यार वो मैं लिटरली मैं मुझे फिर नहीं याद रहा। मैं जब तक खुद नहीं करूंगा मैं उसमें आपको कुछ नहीं गाइड कर सकता उसमें। फिर मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ, लिंक्डइन सपोर्ट से बात करके देखें एक बार। आप लोग बात कर लें, मैं पक्का, मैं रुके, मैं रिमाइंडर लगाता हूँ अपने पास। अभी आप लोगों के साथ मैं खुद से जब तक टेस्ट नहीं ना करता मैं उसमें आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कर लगाता हूँ अभी रिमाइंडर। मैं क्योंकि मैं उसमें क्या आपको ऐसी कोई बोंगी मार दूंगा, वर्डिक्ट दे दूंगा, वो मैं देना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मैं जब तक खुद से वेरीफाई ना करूँ उसको, मैं नेक्स्ट इस वीक पे तक ना। कर लें सर? क्या? कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो सर यार क्लास। लिंक्डइन सपोर्ट से कैसे बात करेंगे? मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट देना जरा ना, ये सेट करके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, लिंक्डइन स्पोर्ट से गूगल कर लेना, गूगल करें लिंक्डइन स्पोर्ट निकालते हैं, एक सेकंड। वो देते वैसे प्रीमियम वालों का, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन उसका निकाल देता हूँ। लिंक्डइन, ये क्रिएट अ स्पोर्ट टिकट पे जाएं।
यहाँ पे जाके एक टिकट जनरेट करें और उसके अंदर सारे अपने मसले मसाइल लिखें और उनसे कि ये मसला आ रहा है, मुझे इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। आप सारे जितनों के मसले ये वाला आ रहा है ना, यहाँ पे आप चले जाएं, ये हाउ वी कैन हेल्प विद यू, इसमें आप देख लें इसमें कौन सा आ रहा है, लॉग इन नहीं है, योर प्रोफाइल ग्रुप्स। योर प्रोफाइल आपका आएगा, योर प्रोफाइल में क्या मसला आ रहा है, कंट्रोल पब्लिक प्रोफाइल, एडिट चेंज प्रोफाइल फोटो, मैं जीमेल एड्रेस, चेंजिंग योर नेम, एडिट योर प्रोफाइल, नहीं। अदर में जाएं, अगर अदर में जाके लिख लें, ठीक है। लॉगिन भी नहीं होगा, ग्रुप पेजेस, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, मैसेज कनेक्शन, नोटिफिकेशन, ये भी नहीं होगा। या योर प्रोफाइल में आना चाहिए इसमें, अ, या फिर आप, नहीं आप अदर में जाके ना यहाँ पे लिख के उसको सबमिट करवाने की कोशिश करें, ठीक है ना। यहाँ से जाके बात करें, जो जिस तरह फेसबुक की सपोर्ट काम करती है ना, इनकी भी उसी तरह से काम करती है। टिकट सबमिट करवा दें, फिर अब वो 48 आवर्स मैक्सिमम मेरे ख्याल से लेते हैं, उसमें आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं, अ, अच्छा ठीक है, ओके मैं करवाता हूँ जी। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब, कोई डिस्कशन। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जितने भी बीडी होते हैं और सेल्स पर्सन होते हैं, इनसे जब भी हाँ बात जी। करो ये बोलते हैं कि आपकी यूके यूएसए के अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए और वहाँ का बैंक अकाउंट होना चाहिए उधर हम्म। से पेमेंट्स वगैरह लेने के लिए। क्या सर इसमें किस बात कितनी सदाकत है, और ये अगर है यार तो ये इसको कैसे करते हैं? ये एक प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे, मैं खुद इतने अरसे से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सी एजेंसीज को जानता हूँ जिनकी वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है, एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट, 10 से 20 हजार डॉलर पर मंथ तक भी कमा रहे हैं। अब ये एडवांटेज जरूर है, आपका वहां पे आपका एक एलएलसी अकाउंट होना आपके पास एडवांटेज है। यहाँ पाकिस्तान से बैठ के बैंक अकाउंट्स बना, बैंक अकाउंट्स का तो मसला ही कोई नहीं है, आप यहाँ से बैठ के अपना पेपॉल ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं ना, आपने पेपॉल भी चला रहे हैं, आप ऐसे अकाउंट्स भी चला रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं चलते, विक्स चला रहे हैं, बाकी सॉरी वाइस चला रहे हैं, पेपॉल चल रहा है। अब इसमें मेरा मशवरा वहीं पर फिर भी टिकता है कि भाई पहले इन चीजों की तरफ नहीं जाओ, पहले क्लाइंट की तरफ जाओ। क्लाइंट मिल जाएगा, चार पैसे आ जाएंगे। $700 लगते हैं यूएसए में अप्रोक्सीमेटली, मैं ऊपर नीचे हो सकता है, 700 से 800 डॉलर लगते हैं यूएससी यूएसए में। आपकी एलसी ओपन हो जाती है, ठीक है, वर्चुअल कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। आप वहाँ का आपको एक एड्रेस भी वो दे देते हैं टेंटेटिव, या आपका कोई वहाँ दोस्त है तो आप उसके थ्रू उसको पार्टनर शो करवा के करवा लो। लेकिन मसला वहां पर यह आएगा कि आपको हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसकी वकील की फीस होती है, प्लस टैक्स रिटर्न के सारे मसले होते हैं, उसमें आपका 200-300 डॉलर का खर्चा आएगा, इससे ऊपर भी चला जाता होता समटाइम। तो वन टाइम कॉस्ट आपकी जो पहली बार आएगी वो 700-800 डॉलर है यूएसए में। यूके में मेरे ख्याल से कोई 300-400 पाउंड के आसपास है, इस वजह से ज्यादातर लोग यूके की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा दुबई के अंदर तकरीबन 3-4 हजार दिरहम के आसपास की अमाउंट पड़ती है आपको। तो वो आप एलसी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन फिर आप उनके टैक्स नेट में आ जाते हैं। आपने ईयरली वहां पे जितनी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू कर रहे हैं, आपने वहां पे टैक्स का हिसाब देना होता है। वो आपका वकील अच्छा हो वहां पे भी, तो वो आपको वहां पे बचा बचू लेता है टैक्स के मसलों से, आपके एक्सपेंस ज्यादा शो करवा देता है। लेकिन वो भी 1-2 साल एक्सपेंस ज्यादा शो करवा सकते हैं आप, इससे ज्यादा फिर वो कहते हैं कंपनी को चला रहे हैं, अगर आपको ज्यादा एक्सपेंस पड़ रहा है तो आपको यूएस को बाकी जगह टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो फिर आप उनके टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें उस चीज से लिंक्ड है कि अगर आप पहले क्लाइंट्स ले आए, क्लाइंट्स बन जाएंगे। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि आप क्लाइंट को ये श्योरिटी दिलवा देते हैं कि भाई हमारे एक ऑफिस यूएस में भी है। लेकिन अगर क्लाइंट वहाँ फिजिकली आपसे मिलने के लिए कह देगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए लोग वहाँ पे पार्टनर ढूंढ लेते हैं कि भाई ये बंदा हमारा वहाँ पे पार्टनर, अगर क्लाइंट से मीटिंग करनी है तो ये वहाँ पे हमारी क्लाइंट से मीटिंग कर लेगा। लेकिन ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आपके पास कम अज कम भी तो 5-10 हजार डॉलर का रेवेन्यू स्ट्रीम पे आप पहुंचे हुए हैं। इससे कम पे तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे। मतलब आपको फिजिकली फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी से आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10-15 हजार डॉलर की आपकी डील होनी होती है। अभी आपका वो पोटेंशियल क्लाइंट है, मीटिंग के लिए बुला रहा है, तो 4-4.5 लाख की तो इस वक्त टिकट है अमेरिका की। अगर आपको अमेरिका वीजा लगवा के भी जाना पड़े, ठीक है ना, आपकी एलसी ओपन है, उसकी बेस पे आप वीजा लगाते हो कि मैं क्लाइंट मीटिंग पे जा रहा हूँ, और उसमें भी खैर पाकिस्तान में तो अब ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, आज मैं न्यूज पढ़ रहा था कि उन्होंने ड्यूरेशन हाफ कर दी है वीजा लगने की। लेकिन आप लगवा भी लेते हो तो 4.5 लाख की तो सिर्फ टिकट है। तो ये खर्चे पहले करने की बजाय क्लाइंट जब मिल जाएगा, पैसे पॉकेट में होंगे, फिर ये खर्चे इस तरह की याशियां करते फिर आप।
ठीक है। हाँ LLC, वो मैं LC उसको शॉर्ट कर। जी। मैं गॉट द आंसर या कोई है जी एम्बिग्विटी? सर। जी सर, जी बहुत शुक्रिया सर। अगर एक सवाल का और जवाब दे दें। जी जी जरूर जरूर। सर वो आजकल मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर एक वो गोल्डन कलर के पॉपअप्स आते हैं बायो के अंदर बने हुए, वो लिखते हैं टॉप वॉइसेस फॉर HR, टॉप वॉइसेस फॉर वेब डेवलपमेंट। सर ये इसका क्या सीन होता है, ये किस तरीके से आते हैं? वो आपके पास ना लिंक्डइन के अंदर एक आ रहा होता है, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक्डइन के अंदर ना आपके पास एक, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ना आप लोगों के पास रिसोर्सेज में जाके ना, यहाँ पे शो ऑल रिसोर्सेज करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक चीज आएगी कंटेंट, कंटेंट से रिलेटेड, उसका उसको बोलते हैं कंटेंट से रिलेटेड कुछ आएगा, वो आप इनेबल कर लें, उसके बाद आप कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दें। आप जिस ज्यादा टैग को बार बार यूज करेंगे ना उस कंटेंट को इनेबल करके, कि आपका पब्लिक कंटेंट होगा, तो आपकी वो टॉप वाइज में, तो मैं अगर ज्यादा पोस्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, तो मेरे साथ वो आ जाएगा कि वॉइस ऑफ डिजिटल मार्केट या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लेकिन वो उसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, लोग कितनी बार आपकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, उस पर लिंक्डइन ने पूरी की पूरी वो बनाई हुई है, केस वो बनाया हुआ, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। तो आप उसको पढ़ लें, आपको उसका प्रोसीजर पता लग जाएगा। आप लोगों की पास कमेंट कर रहे हैं, लोगों की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आप बाकी चीजें इस तरह से लेके चल रहे हैं, तो वो सारे की सारा कुछ उसमें आ जाता होता है। ओके सर, ओके। एक खास टॉपिक पे आप जब हाँ, एक खास टॉपिक पे जब आप बात करते हैं ना, लोगों की पोस्ट पे कमेंट करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, अपनी पोस्ट उसी टॉपिक से रिलेटेड लगाते हैं, तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सर LLC के बिहाफ पे USA जा सकते हैं। LC के बिहाफ पे दुबई तो जाना आसान है, US जाना उतना आसान नहीं है, अगेन आपको एम्बेसी के इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा, और अगेन अगर वो आपको रिजेक्ट कर दें, जाया जा सकता है, इजी भी है कंपैरेटिवली। विजिट वीजा से भी आसान वीजा मिल जाता है आपको अगर आप LC के थ्रू अपनी जा रहे हैं। लेकिन अगेन अगर एम्बेसी ने आपको फेल कर, क्योंकि US एम्बेसी ने इस वक्त, मैं जिस वक्त अभी आपसे बात कर रहा हूँ, US एम्बेसी जो है ना वो थोड़ी लीथल हुई हुई है। US एम्बेसी, इवन जो इस वक्त गल्फ की एम्बेसीज हैं, दुबई एम्बेसी, सऊदीया, ये पाकिस्तानियों को इस वक्त इन्होंने लिटरली जूती पर रखा हुआ है। दुबई में इस वक्त विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा, ठीक है। और विजिट वीजा तो छोड़ें, जो आपका गोल्डन वीजा है ना, जिसपे आप ये LC ओपन करवा के गोल्डन वीजा के थ्रू जाते हैं, इसके लिए भी मुश्किलात और बढ़ा दी हैं दुबई ने, पाकिस्तानियों के लिए तो खास करके, ठीक है। और वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसा बहुत है US में, तो वीजा प्रोसेसिंग, वीजे के जो कंसल्टेंट है, टिकट की प्राइस, ये सब कुछ डालने आपका 20-25 लाख कहीं नहीं गया। इतना तो आपका हंस के लगेगा, प्लस वो इंश्योरेंस भी करवाते हैं आपकी वहां जाने से पहले। वो सारे पैसे आप इंक्लूड कर लें तो आपको लग समझ जाती है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि 4 पैसे पॉकेट में होना, फिर ये काम करें आप, 4 क्लाइंट्स आपके आ जाएं, फिर US वाली साइड पे जाएं। वरना गल्फ आसान, इजी है, अगर पाकिस्तान से एग्जिट लेना पर्पज है ना, तो 4 क्लाइंट्स इकट्ठे करें, 5,000 की 6 लास्ट 6 मंथ की आपकी अर्निंग हो, आप मलेशिया जा सकते हैं आसानी से, आप UAE जा सकते हैं, आप सऊदीया जा सकते हैं। तो पाकिस्तान से आपको इजी एग्जिट मिल जाएगा। वहां जाके आप मजीद क्लाइंटेज बढ़ा लें, अपनी इंटरनेशनल एड्रेस ऐड कर लें, और वहां से फिर आगे निकल जाए, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन है? चलें, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश करें कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ तो शुरू करें ना आप। फ्रीलांसिंग आप कहीं ना कहीं से शुरू करें। फ्रीलांसिंग का देखिए, फ्रीलांसिंग में मैं क्यों कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग शुरू तो करें, उसकी रीजन ये है कि यार एक आधा क्लाइंट ढूंढने की कोशिश करें ना, अब अपने अंदर वो आपके होगी ना कि यार कहीं से कोई क्लाइंट मिले, कुछ कुछ करने को मिले, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, 4 पैसे आएंगे ना, उससे आप E-कॉमर्स कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप कोई अपनी एजेंसी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ आप उससे स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इस वजह से अपना जो है ना वो फर्स्ट जो आपका डॉलर आप कमाएंगे ना, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है, यकीन करें। एक बार वो डॉलर वाली लत मुंह को लग जाए ना, तो फिर आप कहते हैं यार मजा तो डॉलर में है ना। देखे ना आप, आपने $400 कमाया, $400 का प्रोजेक्ट आप एक हफ्ते में करके दे सकते हैं। बड़ा, मैं आपको वो ना, बड़ा भी आप न्यू भी है ना, एक हफ्ते में कर देंगे, ठीक है, 10 दिन में कर देंगे। तो $400 पाकिस्तान में 1,20,000 के आसपास अमाउंट बनती है, 1,10,000 के करीब अमाउंट बनेगी। इट्स अ गुड अमाउंट, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो $400 तो कुछ भी, मतलब वो इतना नहीं है। तो स्टार्ट लें, अल्लाह ताला कामयाब करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।